अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो हम बात ये कर रहे थे कि इतना कुछ हुआ वीकेंड पे, मतलब पीएसएल तो स्टार्ट हो रहा है, मतलब हुआ है और बहुत से उसके बारे में बात करेंगे और भी बड़ी चीजें हुई हैं, लेकिन राइट नाउ यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन कराची। हाँ, कराची में जमजमा फेज़ 5 में एक बहुत बड़ा मेगा सुपर स्टोर है, वहाँ पे आग लगी हुई है जिस पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है एज वी स्पीक। और एटीएम मशीन के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से पूरी आग पूरे स्टोर पे फैल गई। दिस इज व्हाट रियली हैपेंड। अच्छा, इफ यू आर नॉट इन कराची एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज अ ह्यूज मॉल, या आप उसको कह लें, मतलब है तो एक स्टोर लेकिन ये मल्टी लेवल स्टोर है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम वहाँ जाते भी थे तो बड़ा डर लगता था कि अगर कभी इस किस्म की कोई चीज़ हो जाए तो एग्जिट्स किधर हैं एंड ऑल दैट, बिकॉज इट्स बट फायर एक्सटिंग्विशिंग का निज़ाम भी हमें नजर आता था, बट कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। नेचुरली जाहिर है इस वक्त कोई स्टोर में था नहीं, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा भी इतना सब कुछ हो रहा है और हम अभी आने से पहले बात कर रहे थे कि ड्यूरिंग द वीकेंड इतना कुछ हो गया। वज़ीर ख़ारिजा की मीटिंग हो गई, उसके बाद वो रवाना हो गए, फिर ये बयान भी आ गया कि मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात और जंगबंदी कराने के लिए मुज़ाकरात की मेज़बानी करने के लिए बिल्कुल तैयार नज़र आ रहा है। फिर एट द सेम टाइम पाकिस्तान का स्टैचर और हमारे वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब की जो इसमें काविश है उसकी सर्टनली यहाँ पर जिक्र भी करना बनता है, वो काबिल सताइश भी है, जिससे पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है। और अच्छा, उस मीटिंग में क्या बातें हुई, क्या तय पाया? ऑफ कोर्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन डिटेल विद आवर पाकिस्तान सुपर लीग में भी इतना सब कुछ हो गया, मतलब फखर जमान लेवल 3 के मुर्तकिब करार पाए हैं, उसके बाद क्या कुछ हो गया, पेनल्टी भी पड़ गई, बड़ी स्ट्रेंज बात हुई। बट एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद दैट एक्चुअली। लेट्स स्टार्ट विद अनदर मैच एंड देन वी विल कम टू द अदर मैच। तो पाकिस्तान सुपर लीग 11 में आपको पता है 11 यानी पाकिस्तान सुपर लीग 11 में कांटे के मुकाबले वैसे देखने को मिल रहे हैं। और कल इवेंट के चौथे दिन के पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद किंग्स मेन को 40 रन से हराया है। ऑब्वियसली नई टीम्स हैं, वो अभी दे आर गोइंग टू पिक अप मे बी इंशाल्लाह लेटर, तो अभी हार ही रही हैं। इवेंट में हैदराबाद किंग्समैन को कल मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना भी करना पड़ा है और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 174 रन बनाए और फिर जवाब में हैदराबाद ने 20 ओवर्स में 134 रन बनाए सिर्फ। अच्छा, इसमें शामिल हुसैन प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए। और दूसरे कांटेदार मैच में कराची वर्सेस लाहौर, आपको पता है दैट्स ऑलवेज अ बिग मैच, तो कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। और इसमें वो हुआ जो आप कह रहे हैं, इसमें बहुत कुछ हुआ। वैसे आखिरी ओवर में अगर हारिस रऊफ हो तो यूजुअली मुखालिफ टीम जीत ही जाती है, लेकिन आखिरी ओवर में ये बहुत बड़ी जबरदस्त बात की है, बिकॉज द क्वेश्चन टू मी वाज आल्सो कि क्यों हारिस को आखिरी ओवर दिया हुआ है। बस वो उन्हीं का बचा था आई बिलीव, और 4 मैचेस इस पिच पर हो चुके हैं। नहीं, किसका बचा हुआ था? उबैद शाह का बचा हुआ था, लेकिन आपको पता है ना हारिस रऊफ उनकी प्रोडक्ट है एंड दे आर रियली बट देन दे शुड नो कि उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, तो ये पता होना चाहिए। बट ये उनकी अपनी बैट थी, उन्होंने ली, और जाहिर है वो 24 भी होते तो वो करवा देते, मतलब उसी ओवर में आउट भी किया, लेकिन उसी ओवर में बड़े लाहौर कलंदर ने पहले खेलते हुए कराची को 129 रन का हदफ दिया। नेचुरली बहुत कम टोटल था, जिसे कराची ने 6 विकेटों को नुकसान पर हासिल कर लिया। कराची के ऑलराउंडर अब्बास आफरीदी ने आखिरी ओवर में 2 गेंदों पर 10 रन बनाए। उन्होंने आखिरी ओवर में 1 चौका 1 छक्का लगा के टीम को कामयाबी से हमकिनार किया। मैच के दौरान एक्चुअली जिसकी बात हो रही है ना, दिलचस्प सूरत हाल तब पैदा हुई जब लाहौर कलंदर को आखिरी ओवर में पेनल्टी का सामना करना पड़ा हो। अच्छा, अब्बास आफरीदी के बारे में आपको याद दिला दें, याद है हांगकांग में जो इन्होंने पाकिस्तान टीम को जिताया था सुपर 6 में, और जस्ट रिमाइंडिंग यू ऑफ हिज टैलेंट्स, और ये वैसे तो ऑलराउंडर हैं। अच्छा, अब पेनल्टी वाला मामला भी बड़े अरसे बाद आया, तो हुआ क्या? फील्ड एम्पायर ने गेंद की हालत से मुतमईन ना होने पर कराची किंग्स को 5 पेनल्टी रन्स अवार्ड किए। पता है, ये जब हो रहा था आई डिडंट अंडरस्टैंड कि वो क्या रहा है, बिकॉज़ इट वाज न्यू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, आई वाज वंडरिंग कि क्या हो रहा है, और उसके बाद एकदम से 5 फील्ड एम्पायर ने गेंद भी तब्दील की थी। मैच के बाद लाहौर कलंदर के फखर जमान को लेवल 3 जुर्म पर चार्ज कर दिया गया है। दिस इज I mean, we are talking about फखर जमान, मतलब हमारे लेवल 3 पर आपको पता है मतलब 1 साल की पाबंदी भी लग सकती है, ये भी हो, यहाँ तक बात जा सकती है। level 3 is not something to be taken lightly. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जियों पर एलामिया जारी कर दिया। फखर जमान ने PSL की प्लेइंग कंडीशंस के आर्टिकल की खिलाफ वर्जी की, और ये खिलाफ वर्जी गेंद की हालत ख़राब करने के हवाले से है, पॉल टेम्परिंग इसको कहते हैं। और मैच रेफरी जो हैं उन्होंने डिसिप्लिनरी समात की
और फ़खर जमान ने अपने ऊपर लगने वाले चार्ज से इनकार किया। फ़खर जमान के केस की मज़ीद समाअत अगले 48 घंटों में होगी। सो दिस इज़ गोइंग टू गो ऑन फॉर अ व्हाइल। फिर एक और मामला भी हुआ था लाहौर कलंदर। आपको पता है हमारी तो टीम है, लेकिन उसको लेकर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया और सिकंदर रजा ने बहरहाल उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की। एंड सम विजिटर्स वर डिनाइड एक्सेस इनिशियली बाय द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एंड द CEO लाहौर कलंदर, बट इवन देन दे मेड इट टू द होटल रूम ऑफ प्लेयर्स। सिकंदर कह रहे थे कि उनकी फैमिली के कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे, बट यू नो यू कैन नॉट मीट पीपल लाइक दिस रैंडमली ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। नो दैट, यही तो सवाल है। सो इसी पे बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई है ना। राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, कैसे हैं? राशिद भाई पहले तो मैचेस की बात कर लें। हैदराबाद किंग्समैन आपको पता है बड़े सिकंदर वक्त भी हमारे साथ है, सिकंदर ने भी ज्वाइन कर लिया। बड़े फैनफेयर के साथ ये इन्होंने फ्रेंचाइज भी हासिल की। दे वर रियली कॉन्फिडेंट और इनके ओनर की भी अपनी एक पर्सनालिटी है। सो बताइएगा कैसा नज़र आ रहा है आपको अब तक का इनका जर्नी? हैदराबाद की टीम में कुछ प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बना पाया प्लेइंग 11 में। कुछ वो प्लेयर हैं जो कि 4 से 5 साल पहले इंग्लैंड अमेरिका चले गए थे, वो दोबारा इस टीम का हिस्सा है। वहाँ पे जो प्रैक्टिस या मैचेस होते हैं तो वो उसकी क्वालिटी मैच नहीं कर सकती पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट या पाकिस्तान की उससे, तो वो प्लेइंग का हिस्सा है। तो उसमें काफी बैटिंग ऑर्डर में भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हैदराबाद को, और नो डाउट इनके पास मां सदाकत है, साइम अय्यूब है, लवशेन है, अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं, उस्मान खान है, लेकिन क्लिक नहीं कर पाए। तो नई टीम का यही होता है कि थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनते बनते 3, 4, 5 मैच निकल जाते हैं। राइट। दूसरी तरफ हम टीम को देखते हैं, कोयटा को देखते हैं, एक स्टेब्लिश टीम है, लास्ट ईयर फाइनल खेली हुई थी, उनकी स्पिन अटैक अबरार और उस्मान मौजूद है, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन, शामिल अच्छा खेल रहे हैं, तो शकील है उनके पास, तो वो टीम एक बनी हुई टीम है। तो स्ट्रगल नजर आ रही है हैदराबाद की इस वक्त। फिलहाल 2 मैचेस हमने देखे हैं, दोनों में ही, लेकिन काबिल जिक्र जो बात है शामिल हुसैन की बैटिंग है, जो कि नए प्लेयर, नो डाउट अबरार और उस्मान ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जितना क्रिटिसाइज किया गया था वो ठीक है, जल्दी खेल गए, लेकिन 2 सीजन में परफॉर्म करके वो आए थे, और मेरे ख्याल से 2 इनिंग खेली है, दोनों में 50 रन किए, और इसी तरह से खेलते रहे तो तजर्बा मिलेगा उनको, और जो कॉन्फिडेंस उनका चला गया था वो कॉन्फिडेंस उनका वापस आता। और वैसे भी जो नौजवान हैं वो यू नो ही इज आर्टिकुलेट एंड ही इज कॉन्फिडेंट। उनसे जब सवाल भी किया गया और उनके फुटवर्क पे कितनी तनकीद हो रही थी, you know it was impressive the way he responded to that question as well. Yes, so हमें इस किस्म के holistically developed players जो हैं and they are young, we need those as well. अच्छा सिक्को जी, अब जरा लाहौर कराची पे आ जाएं। हाँ, ये मतलब बहुत कुछ हो गया इसी एक मैच के दौरान। सिकंदर, where do you want to start off from? Because हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि फ़खर जमान जैसे वेटरन प्लेयर हैं और उनके ऊपर ये चार्ज लगना, हुआ क्या था? ये देखो हुमा और अब्दुल्ला, मैं कोई पिछले 2-4 सालों से मुसलसल एक बात पे जोर दे रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप लाइनें ड्रॉ करें। लाइनें ड्रॉ करने का मकसद ये होता है कि डिसिप्लिन, और आप ये आई एम श्योर कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में चीजें लिखें, जब तक आप लड़कों को सजा नहीं देंगे, जब तक आप उनसे सख्ती नहीं करेंगे, ये चीजें होती रहेंगी, और इससे पाकिस्तान की बदनामी है। मतलब है, अगर ये वाकया तो नजर आ रहा है इस वक्त, आप देख सकते हैं, अगर ये इस वक्त स्क्रीन पर अंपायर्स बॉलों को देख रहे हैं, उससे पहले का अगर आप देखें तो वो उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। शायद अगर वो छेड़छाड़ कर रहे हैं और ये चीज इतनी, अंपायर ने फाइन भी कर दिया, तो आप सोचिए जो हमारे दुश्मन है वो कितने खुश होंगे, कितना। अगरचे देखिए सब करते हैं, ये सब करते हैं, पूरी दुनिया के क्रिकेटर करते हैं, मगर आप पकड़े गए तो फिर आप जो है, फिर आपके ऊपर जो है नहीं। तो पकड़े कैसे गए सिकंदर? मतलब बॉल की हालत देख के पकड़े गए या फिर एक्चुअली ऑन कैमरा पकड़े गए? मेरे ख्याल से नहीं, मेरे ख्याल से नजर पड़ गई उनकी, अंपायर की। उन्होंने चालाकी नहीं दिखाई, उनकी नजर पड़ गई। आप देखें, जब अगर आप दोबारा से चलाएं वो क्लिप, अंपायर पीछे से गुजर रहे हैं, ये गुजर रहे हैं, देखा आपने? अच्छा, अंपायर ये फैसल अफरीदी है, इनका नाम भी अफरीदी है कुछ, आई थिंक। तो उन्होंने नजर डल गई उनकी, तो उन्होंने फौरन बॉल मंगवा दी, उन्होंने आके देख लिया, अब उसके ऊपर निशान पड़े होंगे, तो वो चीज उन्होंने पकड़ ली, और उन्होंने मेरे ख्याल से तो सही फैसला किया कि होना नहीं चाहिए। मुबैना तौर पर साख्त भी उसकी तब्दील हुई थी। जी राशिद भाई, राशिद कुछ कहना चाह रहे हैं। इसमें जो डाउट भी क्रिएट होता है, देखिए साथ में एक बिप पहना हुआ एक फील्डर भी आया है,
जो कि टीम का हिस्सा नहीं है। 12th मैन है या उसके बाद का जो होता है वो आ रहा है, इसका मतलब है बॉल बॉलर के पास या फील्डर के पास नहीं होनी चाहिए। वो एम्पायर ले लेता है, स्टॉप होता है 2 मिनट का गेम या 1 मिनट का, तो उसमें बॉल ले लेता है कि कोई आया हुआ है। उसमें देखिए घेरा डाला है इन्होंने बॉल के ऊपर। अब मैं एविडेंस मेरे पास कोई भी नहीं है और 12 बजे आज हेयरिंग है, क्योंकि अभी अंपायर्स ने रिप्रीमाइंड किया है फखर जमान को, लेवल 3 के जुमरे में आता है, जिसमें 1 से 2 सस्पेंशन, 4 से 8 सस्पेंशन पॉइंट होंगे और 1 से 2 मैचेस आप कर सकते हैं कि उसके ऊपर बैन हो सकता है। तो बेसिकली लेकिन अभी तक अच्छा, लेवल 3 को चार्ज होने का मतलब क्या होता है ये बताइएगा? हाउ डेंजरस कैन दिस बी फॉर एनी प्लेयर? हाउ डैमेजिंग कैन इट बी एक्चुअली? लेवल 3 में मेनली 1 से 2 मैचेस होंगे, टेस्ट मैच हो या T20 हो या ODI हो, उसी हिसाब से होता है। और 4 से 8 सस्पेंशन पॉइंट्स होते हैं ये, जो कि अगर अगली दफा करेंगे तो वो 1 साल के लिए भी जा सकता है। ये चीज वो जो मैं आपको बता रहा था, जो फील्डर आया है, मे भी डाउट क्रिएट होता है कि शायद, मैं अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं, शायद दूसरा बॉल चेंज करते हैं, आप पाके लेके आते हैं। अंपायर इसीलिए उनको बॉल को चेंज किया। बॉल विदाउट एविडेंस बॉल को चेंज नहीं किया जा सकता। बॉल को चेंज किया दूसरे बैट्समैन से जब आपने पूछ लिया, क्योंकि अब रूल ये है कि हम बैट्समैन बताएगा कौन सा बॉल हम यूज करेंगे। उन्होंने बॉल ली और उस पर 20 रन बने, तो इसका मतलब है कि बॉल चेंज हो गई, 5 पेनल्टी रन भी बन गए। तो अभी तक, क्योंकि ये तो अंपायर का और मैच रेफरी का फैसला है, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। होता है क्या, एक्सेप्ट कर ले तो वो सजा हो जाती है। फखर जमान ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। 12 बजे हेयरिंग है, मेरे ख्याल से उसके बाद रिजल्ट आएगा। वील वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ दैट हियरिंग। लेकिन जी सिकंदर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि राशिद, आप ये कह रहे हो कि जो एक्स्ट्रा लड़का बाहर से आया था उसने वो बॉल लेकर आया था कोई और? मे भी हो सकता है ना, बॉल आप लेके आ सकते हैं ना। आपने घेरा क्यों डाला फिर वहाँ पे 4 लोग बॉल आप लेके नहीं आ सकते। अच्छा ये बताएं कि बॉल की हालत से बॉल लाना नहीं हुमा, एक 12th मैन का काम बॉल लेके नहीं आना चाहिए ना, कि वो बॉल बाहर से लेकर आए। आ ही नहीं सकता, यही तो हम बता रहे, आ नहीं सकता। होता है क्या है कि अगर फॉग है, ड्यू है, तो बॉल गीली हो जाती है, रिवर्स नहीं हो रही। आप बाहर से अगर बना हुआ बॉल लेके आ जाना, वो इफेक्टिव हो जाती है। Oh my God, this is like मतलब बॉल तब्दील मुबैना तौर पर allegedly आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ये भी हो सकता है, या ये भी, ये तो हैरानी हो रही है सुन के भी। बात है। अच्छा ये बताएं, ये चीज ना, ये पहले इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक में चीजें हो चुकी है, ये हुई है, और कैमरास नहीं होते थे। लेकिन राशिद भाई, वी आर PSL 11 एट अ लेवल, आई मीन जहां इस किस्म की हरकत हो रही हो, तो दैट इज एम्बैरेसिंग। अगर हो रही हो अच्छा चले, वी विल नॉट स्पेकुलेट ऑन दैट, लेकिन एटलीस्ट ये जरूर बताएं कि बॉल को देख के उस पे मतलब इतने वाज़ेह निशान होते हैं दैट अंपायर्स कैन टेल दैट इट हैज बीन टैम्पर्ड। अच्छा, और पता है कि हमें यहाँ पे नजर भी आ रहे थे दबाते हुए, तो वो दबाने से मतलब वो सीम प्रेस करते हुए नजर आ रहे थे फखर जी। राशिद भाई, मैं थोड़ा सा, चिकू भाई अगर इजाजत दे तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मेरी ये फिंगर है, मैंने यहाँ सैंड पेपर लगाया हुआ है, यहाँ पे सैंड पेपर लगाया हुआ है, और बॉल मेरे हाथ में, तो मैं ऊपर हाथ लेके जाके सैंड पेपर से अगर आप राशिद भाई को जूम में फुल स्क्रीन कर दें तो वी विल बी एबल टू सी हिम बेटर। क्या होता है, जैसे मेरे यहाँ पे सैंड पेपर लगा हुआ है उल्टे तरफ से, और बॉल मैंने ली और ऊपर से ऐसा लग रहा है मैं शाइन कर रहा हूँ, वो रगड़ रही है बॉल को, तो वो मार्क नजर आ जाता है एम्पायर को। एम्पायर बहुत क्लेवर होता है, जब तक एविडेंस नहीं होता है। दैट्स प्री प्लानिंग, मतलब आप सैंड पेपर लगा के अगर आए हो। ये सिकू जी सिकंदर, मैं लाहौर के अंदर का, आई डाउट वैसे कि आज के जमाने में व्हेन देयर आर सो मेनी कैमरास, यू नो अब तो किसी भी चीज से बचना नामुमकिन है, ये अब हो सकता होगा। राशिद तो हर चीज का राज खोल रहा है, तो भाई राज इतने राज ना खोलो। अब जैसे ये गेंद है ना मेरे पास, अब ये शाइनी पार्ट है, ठीक है, ये देखें, ये शाइनी पार्ट है इसका, इसमें कुछ नहीं है, मगर ये हिस्सा देखें, इसके ऊपर निशान पड़े हुए। अब मैं अगर ये मारूंगा तो इसके ऊपर निशान आ जाएंगे। तो इस तरह बट माय क्वेश्चन, निशान आ जाते थे, नाखून नहीं मारे जाते। अच्छा, अब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, आप बताओ सिकंदर। बट बात मेरा ख्याल है कि ये हम कमेटी के हेयरिंग तक रहने दें कि आप क्या हो रहा है। लेकिन आई एम जस्ट सेइंग, एंड प्लीज आंसर मी दिस, एनी वन ऑफ यू। सिकंदर, 14 रन चाहिए थे, कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं था, डुएबल है, क्यों इनको जरूरत पड़ गई अगर कि ये हो?
देखिए बात असल ये कि खेल के अंदर कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये आपने देखा होगा हमारे एक बहुत मशहूर क्रिकेटर था, उसने तो गेंद ही चबा डाली थी, दबाई थी ना, वो भी वो होता है। उन्होंने क्रीज पे खड़े होकर पिच को भी खुरदने की कोशिश की थी, ये चीजें होती हैं। आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं, थोड़ी बहुत बेईमानी करने की कोशिश तो करते हैं, नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताइए कि 129 रन का सिर्फ हदफ दिया लाहौर कलंदर ने, मतलब इतना लो स्कोरिंग मैच नहीं होना चाहिए इन PSL 11 मेरे ख्याल से जो आपने पहले बात की थी ना अब्दुल्ला, मैं ग्राउंडमैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक पिच पे 4-4 मैचेस ना कराएं। और अगर ये एक स्पिनर रखते 4 पेसर्स की जगह तो शायद ये हालत ना होती। नहीं, और इनको चाहिए 2-3 पिचेस, जैसे कराची हम आएंगे तो कराची के अंदर जो है 2-3 पिचेस बना के रखें, 2 मैच कराएं, फिर हटा दें, फिर अगले मैच पे कराएं, फिर इसको बनाएं, होता है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो ये ग्राउंड्समैन से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ऐसा हरकत ना करें, कोशिश करें कि सेपरेट विकेट्स, फ्रेश विकेट्स बनाएं, तो वरना ये जो आखिरी में तो देखें गेंद पड़ के ऐसा गोली की तरह जा रहा था, किसी बैट्समैन का स्ट्राइकिंग रेट 100 से ऊपर नहीं जा रहा, बहुत कम लोग हैं, मैंने लिखा था सबका सिवाय टेल एंडर्स का कि एक तो उसका बास अफरीदी का 500 का है इसलिए कि 2 बॉलें खेली उसने, और शाहीन अफरीदी की जो है ना 7 गेंदें उसने खेली, 4 गेंदें खेली, तो उसका थोड़ा सा स्ट्राइकिंग रेट ज्यादा है, कोई शॉट ही नहीं मार सका। इस वक्त शॉट मारना मुश्किल हो गया था, गेंद रुक रहा था, ऊपर की तरफ आ रहा था, जिसकी वजह से चीजें रुक रही थी। तो अच्छा एक सेकंड, एक और चीज, हम हारिस की बात कर रहे थे, राशिद भाई से ये पूछ लेते हैं कि उबैद शाह ने 3 ओवर्स में कितने 11 रन दिए, एक मेडन भी था। हाँ, एक मेडन भी था, मतलब फिर क्या जरूरत पड़ी कि आखिरी ओवर में हारिस को ले आए? नहीं, कैलकुलेशन जब खराब हो जाती है तो आप कोशिश करते हैं कि जैसे सिकंदर रजा थे 1 ओवर कराया, 11 रन दिए, वो उबैद शाह वाला 1 ओवर है, वो गलती की है इन्होंने, क्योंकि हारिस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है डेथ ओवर में अच्छा नहीं है। Exactly. तो इनको वैसे फिनिश करना चाहिए था, 2 ओवर रखने चाहिए थे शाहीन को, 18वां और 20वां ओवर अपने पास रखना चाहिए था। जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे स्पिन ट्रैक की, देखें थोड़ी गलती हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, आपके पास 2 प्रोडक्शन किट्स होनी चाहिए, एक मैच कराची में हो तो एक मैच कद्दाफी स्टेडियम पे हो, तो उससे क्या होता है आपको पिच को बनाने का टाइम मिल जाता है और सूखने का, ड्राई होने का टाइम मिल जाता है। अब कल 2 मैच, सैटरडे 2 मैचेस हुए, फिर संडे 2 मैचेस, आपके पास टाइम ही नहीं है पिच को बनाने का। और उसी तरह से पहला मैच देखेंगे 214 पे 215 किए, और एक ग्राउंड में तो भी तो 2-2 3-3 पिचेस होती हैं। हमने तो देखी है इस तरह बनी हुई। तो अलग अलग डेज में मैच चले जाएंगे, एक कराची में हो रहा होगा और एक लाहौर में, 2 किट्स होनी चाहिए और उसमें आपको पिच बनाने का टाइम मिल जाता है। अब जितने मैचेस और होते रहेंगे, लाहौर में 6 तारीख तक मैचेस हैं और लगे ऐसे ही रहा है कि अब बहुत ज्यादा टर्न हो जाएगा, 150-140 पार स्कोर होगा, जिसमें डोमिनेट होगी। जैसे कराची किंग्स की जो टीम है इस वक्त बेस्ट बनी हुई है, उनके जो बॉलर है मोइन अली वो स्पिनर है, सलमान अली आगा स्पिनर है, खुशदिल शाह स्पिनर है, तो देखे 2 मैच में रिकॉर्ड उनका बनता हुआ चला जा रहा है और जो जिसने पेसर ज्यादा लिए थे वो डोमिनेट नहीं कर रहा है इस वक्त। ये बहुत क्रिटिकल होगा आगे आने वाले मैचेस में। जिसने पेसेस आए लिए थे वो डोमिनेट नहीं कर रहा। आपको लगता है कि 4 मैचेस एक ही पिच पे होने के बाद इन्हें टीम कॉम्बिनेशन में कोई तब्दीली करनी चाहिए थी, पर्टिकुलरली बॉलिंग लाइनअप में? सिकंदर, या बिल्कुल होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। देखिए कल स्पिनर्स ने भी अच्छी गेंद की थी, मगर सिकंदर रजा ने 1 ओवर कराया, मैं रियली सरप्राइज के उसको ज्यादा ओवर करानी चाहिए थी, मगर सेकंड स्पेल के अंदर शाहीन ने बड़ी अच्छी गेंदें की, उसका गेंद पड़ के निकला, 4 आउट भी उसने कर दिए, मगर जो हारिस रऊफ हैं वो डिपेंड करते हैं कि गेंद पुराना हो जाए। ये मुझे आज तक समझे वो बहुत फिर पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। और एक चीज जो मैंने नोट की है, आप लोग भी सब नोट कीजिएगा, कि जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं वो जॉकर्स मारना भूल गए हैं। जब भी देखो अगर आखिरी लम्हात है, मिड विकेट के ऊपर, मिड ऑन के ऊपर छक्के खा रहे हैं, तो उसका क्या मतलब, वो आप शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कर रहे हैं जिसके ऊपर बिल्कुल बेसबॉल के हिटें लग रही है। तो हमारे बॉलर्स को जो है वो कंट्रोल रखना चाहिए। हारिस ने कल जो है बिल्कुल कंट्रोल नहीं रखा और महंगे भी पड़े। और हालांकि मैं हैरान हूं कि रजा के क्यों नहीं, उन्होंने उसामा ने गेंद सही की है, उसामा ने 4 ओवर में 20 रन दिए। तो दोनों बॉलर्स को मतलब गेंद इसलिए कि जब रुकता है तो स्पिनर को भी हेल्प करता है और फास्ट बॉलर को भी। और ये जो विकेट है इन्होंने हासिल की, ये भी ऑलमोस्ट छक्का ही बन रहा था अगर ये अगर ऐसा कैच कर लेते बिल्कुल एट द एज। तो आप ये देखें ना, उनकी लेंथ जो है, अगर आप क्रॉस बैट शॉट्स मार रहे हैं, ये भी मिड विकेट के ऊपर कैच हुआ है ना, जब आप क्रॉस मारते हैं तो उसका मतलब है गेंद शॉर्ट है,
जॉकर मारेंगे जो जड़ के नीचे होती है, उसको फिर वो इस तरह के शॉट्स नहीं लगते, वो सीधा लगता है, सीधा लगता है, पीछे जाकर वो मारते हैं। तो ये बॉलर्स में समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों नहीं सीख रहे। हम अपने यहाँ से 20 साल 25 साल पहले सीख चुके थे, ये लोग नहीं सीखते। I wonder, मतलब अब ये लिटरली वो बात वही है ना कि हम फिर दोबारा उसी बहस पे आते हैं कि रेड बॉल क्रिकेट जब तक नहीं। एक बात कहना चाहता हूँ मैं, आखिरी में क्रिकेट बोर्ड से बोलूंगा कि देखें, नसीम शाह से भी कुछ गलती हुई है, कुछ दूसरे लड़कों से भी गलती हुई। यहाँ पर अगर आपने सजाएं नहीं दी, इनके साथ सख्ती नहीं की, तो ये हाथ में नहीं आएंगे, दे आर अनटचेबल। तो आज वो हेयरिंग तो हो जाएगी सिकंदर, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी क्लियर। और नसीम शाह को भी शो कॉज नोटिस मिल गया एंड अपेरेंटली जाहिर है किसी और वजह से मिला, किसी और वजह से मिला था, और वो वजह भी हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए। मतलब हाउ इन द वर्ल्ड इंटरनेशनल खेलते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं ड्यूरिंग अ टूर्नामेंट, बचकाना थिंग टू डू, लेकिन उनकी तरफ से नहीं हुआ। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हैक था ना, नहीं हैक तो पता नहीं मुबैना तौर पर था, लेकिन व्हाट इज बीइंग सेड कि अब्दुल्ला, आप अपने साइज से जब बड़े हो जाते हैं ना, अगर आप हर रोज हर 1 मिनट के बाद अपने आप को देख रहे हैं कि मैं शैम्पू लगा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मुझे कोई सिकंदर ऐसे ना कहे ना, मतलब अब जब आप वो स्टार बन जाते हैं वो लेवल, तो फिर ये एंडोर्समेंट्स तो होती हैं। मैंने सारी जिंदगी इन लड़कों के साथ गुजारा है, इनके आपे से बाहर हो जाते हैं, ये काबू में नहीं आते। आप राशिद से पूछ लें, पता नहीं थोड़ी सी ग्रूमिंग और थोड़ी सी। एंड देन आई एम जस्ट सेइंग कि पूरा पीसीबी का या पीएसएल का एक सोशल मीडिया का होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, दे शुड कीप अ चेक ऑन हाउ देयर socials are working. You know how much cricket affairs are being handled by separate people, social media is being handled by separate people, business deals are being handled by separate people. There's so much going on. लेकिन ये what you just said sounds like chaos. किसी की बात नहीं मानते, ये किसी की बात नहीं सुनते। ये जितने आपने 17 लड़के हैं राश भाई, एट दिस स्टेज मतलब हम क्या किस तरह ये एक्सपेक्ट कर लें किसी भी क्रिकेटर से जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हो ड्यूरिंग अ टूर्नामेंट इस तरह की पॉलिटिकल ट्वीट्स करे। जाहिर है दे हैव टू बी रिपरकशंस फॉर इट, और अकाउंट तो उन्हीं का है ना भैया, एट द एंड ऑफ द डे। सॉरी जी, वैसे ट्वीट कर सकते हैं आप, फेसबुक यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया करें, लेकिन करना क्या है? पॉलिटिकल तो कहीं भी अलाउ नहीं। आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आप पॉलिटिकल कोई भी चीज नहीं कर सकते, और जो इनको हैंडल कर रहा है उनकी गलती है। एब्सोल्युटली, ये खुद तो नहीं लिख रहे बैठे हुए। मैं अगर बोल रहा हूँ किसी को यार ये कर दो, वो मुझे समझाना चाहिए कि नहीं ये गलत है, ये पॉलिटिकल है, ये आप नहीं कर सकते। बहुत इफेक्ट पड़ता है। अभी पीएसएल के दौरान तो बिल्कुल ट्वीट्स होने नहीं चाहिए। ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है उनकी तो होनी नहीं चाहिए सोशल मीडिया। मुझे थोड़ा याद है, अभी की बात है, 2010 की बात है, मैं अफगानिस्तान का कोच था, वहां पे फेसबुक से चल रही होती थी चीजें। ड्यूरिंग टूर्नामेंट, ड्यूरिंग कैंप, फेसबुक प्लेयर का बैन करवा दिया था, उससे बड़ा फर्क पड़ा था। अच्छा, एक सिकंदर रजा ब्रिलियंट प्लेयर, शाहीन और सिकंदर का जो डिसिप्लिनरी कमेटी का मामला आया वो भी आपको पता ही है। बाद में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनके फैमिली फ्रेंड्स थे, he took him to the hotel room, और मतलब एट दिस स्टेज जहां आप इतना बॉडी वर्क हो आपका और आपको पता हो कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन प्लेयर्स से? जी राज भाई। जी, इसमें ये जो कल रात की खबर थी, 4 प्लेयर के नाम भी आए, गैस में उस्मान डार भी थे, शायद वो रीजन बना हो जिसकी वजह से लोग तो आके मिलते हैं लोग उसमें, लेकिन मेरे ख्याल से पॉलिटिकल चीज थी। मैंने जो नाम देखे उसमें उस्मान अहमद डार लिखा हुआ है, शायद इस वजह से प्रॉब्लम हुई होगी। अच्छा, ठीक है। So we have to also find out which Usman Dar was. Well, bottom line ये है, thank you so much राशिद भाई and सिकंदर। Bottom line ये है, a lot of happening cricket and surrounding around cricket happening in PSL 11, और अभी तो हम शुरू हुए हैं, तो अभी तो बहुत मैचेस रहते हैं। And about the hearing, of course, we'll keep you posted. ब्रेक के बाद हाजिर हो। Okay, अभी ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द सिचुएशन इन द मिडल ईस्ट नाउ। अब हम आपको बताएं कि मशरिक़ वस्ता के हालात जो हैं उससे मुतासर होने वालों में पाकिस्तान सर फहरिस्त है, नंबर 1। ख़ासतौर पर तवानाई बहरान से बचना पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, और हुकूमत ने ईंधन की बचत के साथ दीगर किफ़ायतशारी इक़दाम किए हैं। कमज़ोर तबके की मदद के लिए हुकूमत ने फ्यूल सपोर्ट प्रोग्राम के लिए
ऐप तैयार कर ली है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल इस पर ब्रीफिंग भी दी गई इस पर। और इस प्रोग्राम के तहत मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा चलाने वालों को सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। और ज़राए बता रहे हैं कि चले आप बता रहे हैं कि हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी सोच रही है। बीच में खबरें भी आ रही थीं लेकिन अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है कि सैटरडे से लेकर संडे तक सभी चीज़ें बंद होंगी, इंक्लूडिंग द वेडिंग्स, विच इज़ एन अलार्मिंग थिंग, क्योंकि शादियां ज़ाहिर लोगों ने महीनों सालों पहले स्केड्यूल की हुई होती हैं, वीकेंड्स पे ही होती हैं। ये बड़ा केओस मच सकता है इससे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुमे को कौम से खिताब में बताया था कि हुकूमत इस सिलसिले में जल्द इक़दामात का ऐलान कर देगी। उन्होंने आवाम से अपील की थी कि हमें अपना तर्ज ज़िंदगी बदलना पड़ेगा। सुने। आज वो लम्हा आ चुका है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीलियाँ फिलफौर लेकर आएं। सफ़र करने से पहले सोचें कि क्या यह सफ़र ज़रूरी है, क्या हर बार गाड़ी या मोटर बाइक को निकालना ज़रूरी है। मेरे अजीज़ अहले वतन, कफ़ायत शारी अब इख्तियारी नहीं बल्कि हमारी मुश्तरका ज़िम्मेदारी बन गई है। दुनिया भर के ममालिक में कीमतें 2 गुना हो चुकी हैं और वहाँ पर पेट्रोल पंप्स पर आवाम की लंबी लाइनें लग चुकी हैं और कीमतें आवाम के बस से बाहर और वो हुकूमतें बेबस हो चुकी हैं। लेकिन आपकी हुकूमत ने अपने इंतहाई महदूद वसाइल के बावजूद बरवक्त और मौसर इक़दामात से महंगाई के इस तूफ़ान को अब तक आप तक पहुंचने से रोक रखा है। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों पर जोर दिया है कि वो मोटरसाइकिल रिक्शा मालकान को रजिस्ट्रेशन अपने नाम कराने के लिए सहूलत फराहम करें ताकि उन्हें हुकूमती रिलीफ से फ़ायदा मिल सके। PDM की पहली हुकूमत में उस वक्त के वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने भी उस वक्त दावे किए थे कि मोटरसाइकिल सवारों को सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ था। को किस तरह मुमकिन बनाना है वो हमेशा से सवाल रहता है। अब देखना यह है कि नई ऐप किस कदर मौसर तौर पर काम करेगी। मौजूदा हालात में तेल की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत तरक्याती बजट में 125 अरब रुपए की कटौती कर चुकी है। ज़ाहिर है कि इससे मुल्क में जारी तरक्याती मनसूबे भी मुतासर होंगे। ऐसे खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि हालात जल्द बेहतर ना हुए तो हुकूमत को आखिरकार पेट्रोल की कीमतें आवाम तक मुंतकिल करना पड़ेंगी, जो हुकूमत नहीं कर रही है ऑलमोस्ट 3-4-3.5 हफ्ते से। अच्छा, स्मार्ट लॉकडाउन का अभी तक ऐलान नहीं हुआ, हालांकि हम काफ़ी अरसे से आपको पता ही है कि बात कर रहे हैं, मगर ताजिर बरादरी ने अभी से उसकी मुखालफत करना शुरू कर दिया है। वो भी हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले वही होंगे कि हो ही नहीं सकता। अब ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग ने अवाम के साथ हुकूमत के लिए भी नई तरह के चैलेंजेस जो हैं वो पैदा कर दिए हैं और कोई शक नहीं कि मौजूदा हालात में अवाम का अपने रहन सहन में तब्दीली लाना जो है वो इख्तियारी नहीं, कौमी जिम्मेदारी बन चुका है। लेकिन फिर अब वो करेंगे तो बात है ना, अच्छा, हम लोग दुनिया के उस खत्ते में रहते हैं जहां हम सूरज की रोशनी से भरपूर फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आई वंडर कि हमारे ये DNA में क्यों कूट के बाद भरी जा चुकी है कि हम सुबह नई काम शुरू करेंगे और सुबह नहीं उठेंगे। क्या है मतलब आई वंडर कि ये हम कब तक करते रहेंगे। ये भी एक सोचने वाली बात है ना कि एक तो दूसरा ये कि हम अपने डायबिटिक होने की शरह देख लें, हम अपनी सेहतों का हाल देख लें, हम इसी से कुछ सबक हासिल कर लें कि ना सिर्फ ये हमारा लाइफस्टाइल, ये जो रातों को देर तक जागना और सुबह दोपहर तक उठना सो के, ये वो लाइफस्टाइल चेंज है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि हमारी जिंदगी भी तबाह कर रहा है। खुर्रम शहजाद हैं, मुशीर हैं वज़ीर ख़ज़ाना के। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। खुर्रम साहब, मुल्क में तेल गैस की सूरत हाल पर तकरीबन रोजाना ही इजलास हो रहे हैं, बताया जा रहा है। वैसे हमें ये भी साथ साथ पता लग रहा है कि अगर किसी मुल्क के जहाज गुजर रहे हैं तेल के, कीमतें तो ऑल्दो बढ़ रही हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के गुजर रहे हैं। तो वो जब झंडा लगा होता है तो जहाज भी पाकिस्तान के ही होता है। नेचुरली हुकूमत मुतमईन है कि सब कंट्रोल में है, तो क्या अप्रैल के महीने की भी हम तसल्ली रखें? हमारे पास इनफ सप्लाई मौजूद है, वज़ीर आज़म भी यही कह रहे हैं कि और सप्लाई मिलती भी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में भी पहले शेयर किया था कि पहले मार्च का महीना जो है वो
फ्यूल सप्लाई से कवर किया गया। अप्रैल का भी कंप्लीट अब कवर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको ये भी बता दूं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि एक्चुअली जो है नंबर ऑफ डेज इंप्रूव हो रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ पहले जो है 24 दिन का स्टॉक था वो बढ़ के 28 दिन का हुआ, और इनफैक्ट अब 4 वीक से ज्यादा का स्टॉक होता जा रहा है। और जो क्रूड आता जा रहा है वो भी कन्वर्ट हो रहा है, मजीद जो है वो नंबर ऑफ डेज पेट्रोल डीजल ये सब जो है वो ऐड हो रहे हैं। तो आप ये समझें कि आपके पास मार्च और अप्रैल ऑलरेडी कवर्ड है। अब हम आगे की बात कर रहे हैं। और एक अच्छी डेवलपमेंट ये आपने देखा होगा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने जो है कल एक ट्वीट किया, उसमें बताया कि जी किस तरह से हमें जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये जो रास्ता है यहाँ से हमारे जहाज जो है मजीद निकलना शुरू हो गए हैं। ईरान के साथ बड़ा अच्छा हमारा जो है एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है और उन्होंने हमारे जहाज प्रायोरिटी पे जो है वो छोड़ना शुरू कर दिए हैं। तो ये मजीद जो है नंबर ऑफ डेज जो स्टॉक्स हमारे पास हैं वो मजीद फ्यूल सप्लाईज की जो है वो रिजर्व में इजाफा करेगा। और ये बहुत तसल्ली बख्श जो है वो चीज़ है कि पहले से नंबर ऑफ स्टॉक्स में इजाफा हो रहा था नंबर ऑफ डेज में, और अब साथ साथ इस डेवलपमेंट के बाद मजीद जो है आपके पास क्रूड ऑयल खाम तेल आएगा जो आपकी रिफाइनरीज को टाइम पे मिलेगा, और आपकी रिफाइनरीज पेट्रोल डीजल जेट फ्यूल और दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मजीद जो है वो नंबर ऑफ डेज स्टॉक्स रखने में जो है वो इस काबिल होंगी। और हम इंशाल्लाह मार्केट में सप्लाईज और बेहतर बनाएंगे ताकि आपको सप्लाई का इशू ना। और अभी तक आपने देखा है कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं हुई है जिस तरह दूसरे कंट्रीज में हुई है, इसके बावजूद कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज उसके बावजूद इतनी अच्छी मैनेजमेंट अभी तक हुई है। सप्लाईज जो है इंटैक्ट है, इनफैक्ट इंप्रूव हो रही हैं। तो आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह स्टॉक्स आपके पास कम नहीं होंगे। ऐसा ही हो। खुर्रम शहजाद ये भी बताइएगा कि हुकूमत के मुताबिक आम आदमी को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बरकरार रखी जा रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए 125 अरब रुपए का इजाफी बोझ जो है वो कौमी खजाने पर ही आ रहा है। तो ये एक तरह की सब्सिडी ही है जो कि पेट्रोलियम कंपनियों को दी जा रही है। खजाना ये बोझ कब तक उठा पाएगा, ये भी जरा हमें समझा दें। अच्छा देखिए, मैं इसको सब्सिडी तो नहीं कहूंगा क्योंकि सब्सिडी बजट के अंदर एक नंबर होता है पावर का, और ये फ्यूल से रिलेटेड खासकर पावर से रिलेटेड जो सब्सिडी होती है उसका एक नंबर होता है। उससे अगर बढ़ जाए सब्सिडी तो उसे कहते हैं कि जो सब्सिडी में इजाफा हुआ। एक्चुअली तो देखें खर्चे कट करके ऑस्टेरिटी करके और जो है साथ साथ कंजर्वेशन करके जो है वो इम्प्रूवमेंट लाई जा रही है और सपोर्ट हो रही है। एक तरफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से 100 अरब काटा गया है, और दूसरा ये भी देखें आप कि जो नॉन जैसे ERE कहते हैं नॉन एम्प्लॉयड रेट जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसमें 20% कटौती हुई है। तो ये सब चीज़ें इकट्ठी होके जो है आपको 125 अरब रुपए का जो है इम्पैक्ट वहाँ से कम करके यहाँ पे सपोर्ट दी गई है। और देखिए आगे और भी तरीके हैं बहुत सारे जो ऑलरेडी टेबल पे हैं, स्ट्रैटेजी सारी टेबल पे है, अवेलेबल है कि कैसे जो है आगे जाते हुए टारगेटेड सब्सिडी भी दी जा सकती है, कैसे आगे जाते हुए जो है मजीद जो है डिमांड मैनेजमेंट हो सकती है, कैसे प्राइस पास ऑन या किस तरह से एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें ऑन टेबल है, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। फ्यूल्स जो है हमारे पास ऑलरेडी सप्लाईज जैसे मैंने पहले कहा कि वाफिर मिकदार में है और मजीद इंप्रूव हो रही हैं। और साथ साथ देखें पाकिस्तान एक बहुत बड़ा सालिसी का रोल प्ले कर रहा है। आपको पता है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोजीशनिंग बहुत बेहतर हुई है। तो इस सिलसिले में ये चीज़ सामने आ रही है कि हो सकता है ये इस मसला जो है जल्दी रिजॉल्व हो जाए। और आप देखें सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान को एक्सेस मिल रही है जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूल्स अपनी जगह पे हमें मिल रहे हैं, बहुत टाइमली मिल रहे हैं। दूसरा जो है एनर्जी कंजर्वेशन जो है मजीद हो रही है, और प्रोविंसेस जो है साथ में खड़े हों और प्राइवेट सेक्टर खड़ा हो, ये इसकी बड़ी अशद जरूरत है। सब मिल के करें क्योंकि ये साझा प्रॉब्लम है। तो सब मिल के कंजर्वेशन करें। ऑस्टेरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद कर रही है, एक मिसाल कायम कर रही है कि जी प्रोविंसेस भी साथ करें। तो ये सब मिल के जो है इस चैलेंज से बहुत अच्छी तरह हम जो है निपट सकते हैं और निपट रहे हैं ऑलरेडी। आई थिंक कि ये मेरा नहीं ख्याल कि ये चैलेंज को इतना बड़ा इंशाल्लाह होगा, हम इसको बहुत अच्छी तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैनेज कर पाएंगे। अच्छा साहब, अब काम कॉन्फिडेंट हैं कि सब कंट्रोल में है। मोटरसाइकिल वगैरह के लिए सस्ता पेट्रोल देने का निज़ाम भी बनाया जा रहा है, ऐप वगैरह कोई डिज़ाइन की गई है। क्या इसके बावजूद जो इक़दामात हैं इनकी ज़रूरत रहेगी? मतलब स्मार्ट लॉकडाउन की भी साथ साथ बात की जाती है। इफ़ वी हैव एम्पल सप्लाई तो व्हाई आर वी गोइंग टुवर्ड्स दीज थिंग्स, ये बता दीजिएगा। देखिए मैं फिर वही कहूंगा, अभी अगर हमारे पास फ्यूल जो है बेहतर है, इनफ फ्यूल है, कंजर्वेशन के एक स्ट्रैटेजी दी गई है कि जी 50% फ्यूल गवर्नमेंट का जो है कम कर दिया गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का। फिर जो है सेनेटर्स और पार्लियामेंटेरियन सारे कुलीग जो है मिलकर 2 महीने की सैलरी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
जो स्टेट ऑन एंटिटीज हैं वहाँ पे 5 से 30% जो है सैलरी में कट है। बोर्ड्स पे जो लोग हैं गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट बोर्ड्स पे होते हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी बोर्ड फी, और बहुत सारी और इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक दिन ऑफ किया गया है पूरे हफ्ते में, फिर जो 50% वर्क फोर्स है वो घर से काम करे। तो ये सब चीज़ें मिल मिला के जो है ऑलरेडी जो है काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल गई है, ऑलरेडी बेहतर चीज़ें चल रही हैं। आप देखें किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है। 12,000 पंप्स है पाकिस्तान में, किसी एक पंप पे आप बताएं कोई प्रॉब्लम हुई हो, और इसके बावजूद कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि पाकिस्तानी पोर्ट्स पे, कराची पोर्ट पे आप देखें कितना मैसिव जो है ट्रांसशिपमेंट का जो है वो फ्लो आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, अपॉर्चुनिटी इन इटसेल्फ। एक तरफ पाकिस्तान सालसी का रोल प्ले कर रहा है, ग्लोबल क्राइसिस जो है हल करने की बात कर रहा है, उसे एक्सेस मिल रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ऑलरेडी प्रायोरिटी पे, फिर पोर्ट्स पे हमारी जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हुई है, वो हम कैपिटलाइज कर रहे हैं। रेमिटेंसेस का फ्लो शॉर्ट टर्म में बढ़ने की जो है वो तवक्को है। ये सब मिल मिला के, और कंजर्वेशन और ऑस्टेरिटी, ये सब मिल के अगर चलें और प्राइवेट सेक्टर्स पे रोल प्ले करें प्लीज, प्राइवेट सेक्टर आएगा तो आई थिंक ये ओवरऑल कोई इतना इशू होगा नहीं, क्योंकि ये हम अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए हैं अभी तक। और अब इंशाल्लाह जैसे जैसे ये सोल्यूशन की तरफ चीजें जाती हैं, तो इनफैक्ट हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए, ये कंजर्वेशन और ये सब चीजें, ताकि हम एज अ कंट्री ना सिर्फ हम जो है इसमें से निकल के स्ट्रॉन्गर बेसिस पे आए, बल्कि आगे जाते हुए अपने आप को और बेहतर करें, ताकि इस तरह के कभी क्राइसिस आते तो हम जो है बहुत आसानी से गुजर सकें। सबको मिलकर ज़ाहिर काम करना होगा, और ये जो जिंदगी नॉर्मल वक्त पे शुरू करने और खत्म करने वाले औकात का है ना, ये तो इनवेरिएबली हमें कर ही लेने चाहिए। पेट्रोल शॉर्टेज और बेटर डेज एंड टाइम्स आल्सो, ये तो चलो एक क्राइसिस मैनेजमेंट हो रही है, लेकिन वैसे भी अब आम हालात में भी। चलें ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। अच्छा, आपको याद है ना, अभी फ्राइडे को हम आपसे ये बात कर रहे थे कि 4 दिन पहले, यानी कराची में, इफ़ यू आर वाचिंग अस राइट नाउ, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट्स थी, उनकी वैन लूटने वाले 3 जो डकैत थे ना फाइनली पकड़े गए। मतलब पहले तो इतनी भरी जगह पे किस तरह वो लूट के चले गए, बट एनीवे वो पकड़े गए हैं। एसएसपी ईस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बहादुराबाद के इलाके से स्टूडेंट्स की वैन में सवार होकर लूट मार करने वाले 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। यकीनन पुलिस टीम की ये ऑब्वियसली परफॉर्मेंस जो काबिल तारीफ है, मगर इसके अलावा कुछ ऐसे हकायक भी हैं जिन्होंने शहर में जराइम पेशा अफराद के लिए जुर्म करना आसान बना दिया है। जैसे कि हम आपको बताएं, नंबर 1 डाकू जो है वो शहरियों के हत्थे चढ़ रहे हैं, और शहरी जाहिर है फिर जब कानून हाथ में, ये अजीब सी कैफियत होती है जब आवाम जिसबिज होकर कानून हाथ में लेती है, जो कि नहीं लेना चाहिए। तो ये वाकयात भी रिपोर्ट हो रहा है। अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट सीसीटीवी फुटेज से आप उनको आइडेंटिफाई करें, लेकिन ये हुआ तो उसी तरह, बट वो सीसीटीवी जो थे ना वो दुकानों के और घरों वहां से आइडेंटिफाई किया गया, सो देयर वाज नो सेफ सिटी सिचुएशन गोइंग ऑन। दूसरा, ये जो तीनों पकड़े गए हैं ना, ये ऑलरेडी पहले भी मुलव्विस थे इन केसेस में, एंड दे वर रिलीज, दे वर लेट गो। ये रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं। जीशान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, बताइएगा, वी वर स्पीकिंग अबाउट दिस द अदर डे, ये किस तरह गिरफ्तारी मुमकिन में आई, और हम उस दिन भी ये कह रहे थे कि ये तो हो जाना चाहिए और हो गया, अच्छी बात है, लेकिन हाउ डिड दिस हैपन? जी अब्दुल्ला, ये बहादुराबाद में सुबह के औकात में जो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था उसकी स्टूडेंट्स की ये वैन थी। 3 मुल्ज़िमान आए थे और उन्होंने 4 ख़वातीन जो स्टूडेंट्स थी उनको लूटा, उनसे मोबाइल फ़ोन्स, गोल्ड की चेन, इनफैक्ट उनकी जो किताबें थी वो तक ये लेके फ़रार हो गए थे। उस वाक़े के फ़ौरन बाद वज़ीर दाखिला सिंध ने एक्शन भी लिया था और SHO न्यू टाउन को सस्पेंड भी किया गया था। तमाम उसके बाद में SSP ई ज़ुबैर नज़ीर शेख ने एक टीम बनाई जो कि SHO फिरोज़ाबाद अदील अफजाल की सरबराही में उस टीम ने काम करना शुरू किया। जो मेरी सवाल से पुलिस हुकाम से बात हुई है और ख़ुद अदील अफजाल से भी बात हुई, SHO फिरोज़ाबाद जो हैं, उन्होंने बोला कि सबसे पहले जो गेतो नवा के जो कैमरास हैं उसकी CCTV फुटेजेस इन्होंने पहले इकट्ठी करना शुरू की। इसके अंदर अगर हम सरकारी कैमरे की बात करें तो कमांड एंड कंट्रोल का एक कैमरा था जिसकी फुटेजेस उनको मिली, और उसके बाद में जो मुल्ज़िमान का रूट ट्रैक किया गया है वो तमाम दुकानों या घरों के कैमरास से ट्रैक किया गया है, और ये कैमरास एंड हो रहे थे लाइंस एरिया की जानिब। उसके बाद में ह्यूमन इंटेलिजेंस लगाई गई, और जिसके बाद में तकरीबन 3 दिन के अंदर अंदर ये तीनों मुल्ज़िमान जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़िमान से जब ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया गया तो तीनों ही तकरीबन ये 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर वारदातें करते हैं, और इससे पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, इनका चालान हो चुका है, अभी बेल पर हैं। ताहम अब पुलिस हुकाम का ये कहना है कि अब इनको मज़ीद चेक किया जा रहा है कि मज़ीद और इनकी वारदातें कितनी हैं पीछे की, और उस हवाले से इसको आगे ले चलाया जाएगा। जी
अच्छा, कुछ और वाक़यात भी हुए हैं शहर में गुज़श्ता चंद दिनों में, जहां शहरियों ने कानून अपने हाथ में लिया, डाकू मारे भी गए, कुछ ज़ख्मी भी हुए। ये वाक़यात कुछ बढ़ गए हैं या मुझे महसूस हो रहा है कुछ बढ़े हैं? देखिए, वारदात बढ़े नहीं है, वारदात कभी कम हो। ये जो वाक़यात हैं वारदातों के, ये कभी कम हुए नहीं थे। अभी चंद रोज़ कबल भी एक वीडियो आई थी जो कि गुज़श्ता 2 रोज़ कबल की वीडियो थी, जिसमें शहरी ने फायरिंग करके डाकू को गिरा दिया था और जो ही वो गाड़ी के अंदर जाके फंस गया था, नीचे उसकी एक मोबाइल कैमरा फुटेज भी आई थी, जिसके बाद मुलजिम बाहर निकला, जख्मी आ रहा था, भागने की कोशिश की, लोगों ने रोकने की कोशिश की उसको, तो उसने फायरिंग कर दी और 4 अफराद मजीद जख्मी हो गए। लेकिन उसको जो वूंड था उसका, वो इतना ज़्यादा वो इंजर्ड था कि फिर वो बच नहीं सका और फिर वो 2 माह हलाक हो गया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि शहरी, अब जैसे कि लूटमार की वारदातों में इजाफा हो रहा है, मुसलसल जूं की तू वारदात जारी है, तो शहरियों ने भी अब अपनी मदद आपके तहत, अगर ऐसी कोई वारदात होती है और उनका चांस लगता है, सेफ सिटी जो कैमरों का तनसीब का सिलसिला है ज़ीशान, ज़ाहिर है अगेन वही सवाल आता है, और ये सवाल आप भी मतलब बरसों से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम भी आप लोगों से सबसे पूछ रहे हैं और हुक्काम से भी पूछ रहे हैं, वो किस स्टेज पे है अभी, कहाँ कहाँ कैमरे लग गए, कहाँ कहाँ लगना बाकी हैं, क्योंकि शुरू तो हो गया था। देखिए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो अब तक सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ में उसके कैमराज लगे हैं। अगर हम उससे बात करें जिसमें शारे फैसल और डिस्ट्रिक्ट साउथ का जो इलाका, जिसके अंदर क्लिफ्टन डिफेंस वगैरह के एरियाज शामिल हैं, या सदर का कुछ एरिया, इसके अलावा आए चौधरी का रोड, इन एरियाज़ में अभी तक ये लगाया गया है। इसका जो सेकेंड फेज़ था उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जानिब आना था और इस तरीके से आगे की जानिब शहर की तरफ जाना था, लेकिन ताहाल वो ताख़ीर का शिकार हो गया है दोबारा से। अभी तक हुकाम की जानिब से इसकी वजूहात क्या हैं ये सामने नहीं आई है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये साल इस प्रोजेक्ट को गुजर गए थे, अब कहीं जाके लगा है। इससे कोई शक नहीं कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसके जो मुस्बत इसके रिजल्ट्स मिले हैं, क्योंकि जो कुछ शहर के एग्जिट एरियाज जो है, जो कि साउथ जोन की जानिब से निकलते हैं, वहाँ पे भी लगा है। तो शहर के बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह इसको हम उम्मीद और दुआ करें, सब इस प्रोजेक्ट के लिए भी दुआ करें कि वक्त पे मुकम्मल हो, ठीक है, वो भी मतलब करते रहे। ओके, लेकिन ये रिपीट ऑफेंडर्स जो है ना, इनको आप कोई कड़ी सजा दें, मतलब सोचें कि वो निकलते हैं बाहर, दोबारा शुरू हो जाते हैं, तो क्या सजा फिर है? वो सजा तो ना हुई, वो तो एक रेस्ट पीरियड हुआ उनके लिए और फिर आके वही कर रहे हैं। और क्या चांसेस हैं कि अभी भी ये दोबारा निकलेंगे और शुरू हो जाएंगे? और निकल सकते हैं, निकल जाएंगे, आपको पता ही है। तो पकड़े गए हैं ना, मतलब अब तो पकड़ते तो पहले भी गए थे। सो ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं थोड़ी देर में। अच्छा जी, अब अच्छा, जंग की अगर बात कर लेना, तो अमेरिका इजराइल की जो ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत हुई है ना, उसको 1 महीना हो चुका है और पाकिस्तान पहले दिन से जंग बंदी के लिए सफारती कोशिशें कर रहा है, जिसे सवाए इंडिया के हर सतह पर सराहा जा रहा है। और कल इस सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान की मेज़बानी में सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट की वज़राए ख़ारजा की इस्लामाबाद में एक अहम बैठक हुई और मकसद एक ही है कि किसी तरह जंग ख़त्म हो। मौजूदा हालात में बड़े फ़र्क़ैन का टेबल पर आना सर्टनली एक बड़ी सिफारती कामयाबी ही ख्याल की जा रही है। नज़र भी आ रहा है कि पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को बड़ी हद तक ईरान के साथ दीगर अहम मुल्कों की हिमायत भी हासिल है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि वज़ीर ख़ारजा ने इत्तेफ़ाक किया है कि जंग किसी के फ़ायदे में नहीं है। वज़ीर ख़ारजा को अमरीका के साथ मुज़ाकरात के इम्कानात पर ब्रीफिंग दी गई है। इसहाक़ डार का कहना था कि हमें खुशी है कि ईरान और अमरीका दोनों ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। चीन के वज़ीर ख़ारजा भी टेलीफोन पर इनसे तफसीली बातचीत हुई है। सो पाकिस्तान लिटरली जिसे कहते हैं ना, मरकज़ निगाह बना हुआ है इस वक्त दुनिया में, और हम तो ज़ाहिर है इस पे खुशी का इजहार कर ही रहे हैं। बाय द वे, इसमें बहुत ज़्यादा काबिशें पूरी टीम की होती है, जिसमें वज़ीर आज़म हैं, फील्ड मार्शल हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म हैं, लेकिन ये कल ड्यूरिंग अ वेलकम सेशन इसहाक़ डार साहब गिर गए एंड ही स्लिप्ड एंड ही रियली बैडली स्लिप्ड, बहुत बुरी तरह गिरे, बट उनका शोल्डर पे हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, सो वी विश हिम स्पीडी रिकवरी एज़ वेल। एब्सोल्युटली, वी वर थिंकिंग अबाउट सेइंग दैट, बट पहले देखें कि ब्रीफिंग में क्या कहा गया। The Foreign Minister held a very detailed and in-depth discussion on the current regional situation. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war in the region. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The unity of Muslim Ummah in these challenging times is of utmost importance. I briefed the visiting brother foreign ministers
on the prospects of potential US-Iran talks in Islamabad. The visiting foreign ministers expressed their fullest support to this initiative. अच्छा जी, साथ ही हम आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वज़राए ख़ारजा की अहम बैठक से पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी रब्ता हुआ और दोनों रहनुमाओं ने देरपा अमन के लिए सफारतकारी को वाहिद मुअस्सर रास्ता करार दिया, विच ऑलवेज इज़ द केस। इस्लामाबाद में मेहमान वज़राए ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी अहम मुलाकातें की। वज़ीर आज़म हाउस एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशों से आगाह किया और इससे पहले हफ्ते को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर से कोई 1 घंटे से ज़्यादा फ़ोन पर बात भी की थी। दूसरी तरफ 1 घंटा, लिटरल 1 घंटा ये मेंशन किया गया था। दूसरी तरफ जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जंग बंद करने के लिए अमेरिका के अंदर और आलमी दबाव बढ़ रहा है। मतलब ह्यूज प्रोटेस्ट्स जिसे कहते हैं ना, मुजाहरे हुए हैं। अमेरिका में मुख्तलिफ शहरों में 80 लाख अफराद ने ट्रंप के खिलाफ मुजाहरा किया है। नारा एक ही था कि बादशाहत, जंग और इमिग्रेशन एजेंट्स नामंजूर। वहाँ एक आइस सिचुएशन भी तो आपको पता ही है ना कि अमेरिका में चल रही है। हॉलीवुड अदाकार रॉबर्ट डिनेरो कहा है कि सदर ट्रंप अपने गलत काम कांग्रेस और अमले की मिली भगत के बगैर नहीं कर सकते। और भी बहुत से लोग, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन मतलब द लेजेंड, उन्होंने भी एहतजाजी गीत गाकर मजमे को मजीद गरमाया। आपको पता है ना कि वहाँ के बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं, अब तो तहरीक सी बन गई है ऐसा लग रहा है। और काफ़ी अरसे से मतलब कोई भी बात हो तो सारे मिलके सामने आते हैं। और सैन फ्रांसिस्को में ट्रंप को अब जाना होगा का इंसानी खाका बनाकर एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया। और उधर अमरीकी अखबार ने रिपोर्ट दी है कि अमरीका ने ईरान के साहिली इलाकों बशमूल जो जजीरा है उस पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी भी कर ली है। ईरान से जंग के लिए मज़ीद 2 बहरी जहाज़ जॉर्ज H.W. बुश और USS ट्रिपली मशरक़ वस्ता पहुंच गए हैं। जब ये ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं ना, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन करना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि साइड बाय साइड टॉक्स की जो बात हो रही है और फिर ट्रंप की अपनी तरफ से भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं जिसमें वो कहते हैं जी हम थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं एंड ऑल दैट, और साथ ही ये भी हो रहा होता है। सो व्हाट आर दे प्लानिंग? लेट्स टॉक अबाउट दैट। इसी पे ज़रा बात करते हैं। नगमाना हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर। प्लीज़ हम सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे और यही सवाल कि जहाँ एक तरफ मुमकिन मुज़ाकरात की बात हो रही है, पाकिस्तान का नाम सर फहरिस्त है, इस्लामाबाद होस्ट कर सकता है ये सेशन, वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई है, वहाँ ये भी बात होना कि जी, और ये बात होना क्या, ये बात हकीकत है कि मज़ीद अफवाज भेजी जा रही है, मज़ीद ट्रूप्स उतारे जा रहे हैं और बाकायदा ज़मीनी कार्रवाई की प्लानिंग का इंदिया दिया जाना। सो ये दोनों चीज़ें इस तरह साइड बाय साइड कैसे चल सकती हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू टू, सो आई एम डिलाइटेड टू बी ऑन योर प्रोग्राम वंस अगेन। देखें, इसके बाद में ये आई मस्ट एडमायर इसहाक डार साहब, व्हिच एट दिस एज हैड अ वेरी बैड फॉल एंड डिस्पाइट कि उनको हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ, उन्होंने ना सिर्फ बहुत अच्छे और ऐसा तरीके से नेगोशिएशंस लीड की, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो लेट्स विश स्पीडी रिकवरी। हैविंग सेड दैट, आपने बहुत एक अहम सवाल किया है। देखिए, ये जंग जो है ये ईरान ने तो शुरू नहीं की, ये ऐसी जंग है जो ईरान पे मुसल्लत की गई। और नेगोशिएशंस जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली जब नेगोशिएशंस चल रही होती हैं और ख़ास तौर पे जब ये वाइब्स आ रही होती है या ये इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि ये सक्सेसफुल हो जाएंगी, तो इस तरह का मिलिट्री ऑपरेशन कभी स्टार्ट ही नहीं किया जाता। तो सबसे पहले तो ये जो मुज़ाकरात की आड़ में अमेरिका ने इस कदर की गलत जाहरियत की है, इसको पूरी दुनिया बेसिकली कंडेम कर रही है। अब जहाँ तक अब ये जंग मुसल्लत हो गई है, उसमें ऑफकोर्स इजराइल भी है, ये भी है। अभी तक तो बहुत शुक्र है कि इसमें गल्फ और अरब स्टेट्स उस तरह ईरान के खिलाफ शामिल नहीं हुई। लेकिन अगर ये तनाज़ा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है तो एट सम स्टेज लेट अस होप कि ना हो, ये पॉसिबल तो हो सकता है। लेकिन अभी तक गल्फ स्टेट्स और मिडल ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वो बहुत रिस्ट्रेंट शो कर रही हैं, बिकॉज सिंपली कि वो ये अंडरस्टैंड करती हैं कि ये थ्रेट जो है
ये इजराइल वो ईरान की तरफ से नहीं आया है, ये एग्रेशन ईरान की तरफ से नहीं आया है, ये इजराइल और अमेरिका की तरफ से एग्रेशन आया है। और ईरान ने बहुत क्लियरली पहले ही कह दिया था कि जी जहां जहां आपके अड्डे होंगे, जहां अमेरिकन इंटरेस्ट होगा, वो उसे हिट करेंगे। एंड दिस इज अ पोजीशन व्हिच योर व्यूअर्स मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड के इज लेजिटिमेट, क्योंकि वो इन लोगों के इंटरेस्ट पे डायरेक्टली तो नहीं हमला कर रहे हैं, वो तो अमेरिकन बेसिस पे हमला कर रहे हैं। बट जंग को आप जितना मर्जी तूल दे ले, जितने मर्जी आप शिप्स ले आए, जितने मर्जी आप जमीनी ऑपरेशन शुरू करने की बात कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे तो आपको मुज़ाकरात की टेबल पे ही मसला। नगमाना साहिबा, having said that, दुनिया की तारीफ उठा के देख लें। जी नगमाना साहिबा, we'll take the conversation forward. Having said that, there have to be some rules to the whole thing. मतलब माना कि जंगों में और कोई इस तरह रूल्स होते नहीं है, लेकिन एक दफ़ा जब ये हो चुका हो कि एक पीस टॉक्स चल रही थी, उसके दौरान अमेरिका और इजराइल ने मिलके ईरान पे अटैक कर दिया और ईरान इज कॉर्नर्ड एट द मोमेंट, और उनका भी एक जस्टिफाइड ही लगता है कि अमेरिकन बेसिस को जहाँ जहाँ हो वो उनको अटैक करेंगे, टारगेट करेंगे। अब सेकेंड टाइम राउंड भी अगर ये नेगोशिएशंस की बात हो रही है और साथ साइड बाय साइड ट्रूप्स भी आ रहे हैं, Why should one trust America and Israel at all? मतलब ईरान की साइड से भी, बिकॉज अभी 3 हफ्ते पहले भी तो यही हो रहा था, क्या ज़रूरत थी ये करने की? अब दोबारा उसको पॉज करके जंग को कि 6 अप्रैल तक हम इनकी जो एनर्जी तंसीबात हैं उनको नहीं अटैक करेंगे बिकॉज समथिंग माइट चेंज, वी माइट होल्ड टॉक्स। क्यों ट्रस्ट किया जाए? देखिए, ट्रस्ट तो खैर अमेरिका और इजराइल को किसी हालत में भी नहीं किया जा सकता, लेकिन वी मस्ट अंडरस्टैंड कि 3 हफ्ते पहले और आज में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि इतनी अनपॉपुलर वॉर है कि लोग अब बड़े खुले आम ये बात कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिकन हो, यूरोपियंस हो, जो भी, कि ये कर्मा इजराइल कि वो रिजीम चेंज की बात कर रहे थे ईरान में, और अब तो ऐसे लगता है कि अमेरिका में खुद लोग रिजीम चेंज की अमेरिकन जो है वो डिमांड कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उस वक्त ओमान इन्वॉल्व था। इस वक्त आप देखें कि चारों पावरफुल मिडिल स्टेट्स जो इस रीजन की हैं और 5वीं ईरान खुद है, तो वो सारी इन मुज़ाकरात में शामिल हैं। और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है कि पाकिस्तान ने माजी में भी बहुत बड़े बड़े इस तरह मीडिएशंस को सक्सेसफुल बनाया है। और अब तो खास जिस तरह अमेरिका चाइना की है, यमन की है, सऊदी अरेबिया ईरान की है, लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। ये कभी भी पहले एक आध दफा हमने देखा है, लेकिन इस दफा तो इसी को आगे लेकर चलेंगे। जाहिर है हर चीज पाकिस्तान पे, चाइना का भी, और सॉरी मुझे जुमला अगर आप कंप्लीट कर लें प्लीज। तो और देखें जो पावर्स इस वक्त इन्वॉल्व हैं, जिनके सबसे ज्यादा स्टेक्स इस वक्त आ रहे हैं, एक तो ऑफकोर्स अमेरिका है, दूसरा ईरान, और जो गल्फ और सऊदी अरेबिया है, वो भी पाकिस्तान को कंप्लीटली ट्रस्ट कर रहे हैं। और ये रियलाइजेशन है कि यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी है, और ये एक स्ट्रॉन्ग रीजनल नेट जो है वो स्टेबिलिटी के एजेंट बन के सामने आए हैं। और मिलिटरीली भी हम में अब इतनी बाइट है कि हम एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिएटर बन के सामने आए हैं। अच्छा नगमाना साहब, यही सवाल आपसे करना चाहते हैं, और जाहिर है हमारे हमसायों के पेट में वट जिसे कहते हैं ना पड़ रहे हैं। एक भारत जो है वो शदीद नाखुश है सारी सूरत हाल से, फिर बाज़ कुछ हमारे ही साथी जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं अपने पॉलिटिकल बायसेस की वजह से नाखुश हैं। अदरवाइज एवरीबडी इज़ रियली हैप्पी एंड अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स दैट आर बीइंग मेड बाय पाकिस्तान एंड द फॉरेन ऑफिस एंड द फॉरेन मिनिस्ट्री। ये बताइएगा, हम इस पोजीशन में आ तो गए हैं और हमें भी कभी कभी हैरानी ही होती है कि हम कैसे आ गए हैं। हम कैसे आए, इस पे अगर हम गौर करें, हम मई 2025 के बाद से जो हमारा सिफारती सतह पे कामयाबियों का सिलसिला आप कह लीजिए, या ग्लोबल स्टेज पे हमारी प्रेजेंस और प्रोमिनेंस है, ये उसी के बाद से आप देख रही हैं कि इट स्टार्टेड हैपनिंग एंड देन वन थिंग आफ्टर अनदर। और प्रॉक्सिमिटी की वजह से हम इम्पोर्टेंट हो गए हैं। मतलब इन दोनों में से आप क्या समझेंगी?
देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपसे जरा सा डिसएग्री करूंगी कि ये कहना गलत होगा कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। यू नो, एज आई सेड, हमने कई मौके, लेकिन रीसेंट हिस्ट्री में, स्पेशली इन द लास्ट 40 इयर्स, जो हमारा एक इम्प्रेशन रहा है कि हम हमेशा एक नेगेटिव रीजंस की वजह से हेडलाइंस में रहते थे, ये अब लास्ट मई से जिस तरह अब हमने एक नेशन बन के अपनी स्ट्रेंथ शो की है, जिसमें पूरी नेशन यूनाइटेड है, और हमने जो एक मिथ्स ब्रेक की हैं इंडिया के बारे में आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट, द 4-day कॉन्फ्लिक्ट, उसने पूरा जो नैरेटिव है वो पाकिस्तान के बारे में चेंज कर दिया है। पाकिस्तान की ज्योग्राफी हमेशा से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस वक्त पाकिस्तान का जो एक रोल उभर के सामने आया है एज अ स्टेबल, मैच्योर, कॉन्फिडेंट नेशन who can take very strong and precise action and provide security and stability in the region। ये बहुत बड़ा हमें फायदा इससे हुआ है। खास तौर पे आप अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आप, अब्दुल्ला, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनको ना सिर्फ पढ़े वो तो बावले हो गए हैं। आप जयशंकर साहब की स्टेटमेंट देखिए कि वो सिर्फ एक नाकाम वजीर सेक्रेटरी थे, बल्कि वो एक नाकाम वजीर खारजा भी बन के सामने आए हैं, और चॉइस ऑफ वर्ड्स भी उनकी काफी इंडिया बिल्कुल जी अक्रॉस द वर्ल्ड उनका मजाक बन रहा है, और उन्होंने गुड फॉर अस के इंडिया को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है, नॉट एज ओनली एज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बट बेसिकली एज डबल गेम्स उन्होंने इतने ब्लेटेंटली खेली हैं कि दे हैव लॉस्ट द गल्फ, दे हैव लॉस्ट ईरान सर्टेनली, एंड दे हैव बेसिकली, एक उनका है अमेरिकन का कि उनके पास अभी ऑप्शन कोई नहीं है, लेकिन ट्रस्ट तो उन्होंने अमेरिका का भी देखे खो दिया है, और वो सारा स्पेस पाकिस्तान ने गेन किया है। तो हैट्स ऑफ टू द फील्ड मार्शल, टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द फॉरेन मिनिस्ट्री एंड इसाक डार साहब, एंड ऑफ कोर्स to the whole country and the media, जिन्होंने इन लोगों का साथ दिया है in building that narrative and bringing that sanity to the people। देखिए, अगर लोग साथ ना हो और आप लोग वो नैरेटिव और वो जो विजन है एक हुकूमत का उसको अच्छी तरीके से लोगों तक ना पहुंचाए, तो देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है। सो आई थिंक मीडिया आल्सो नीड्स अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन, एंड लेट अस होप कि हमारी ये कोशिशें जो होंगी वो कामयाब होंगी, क्योंकि ये दिस इज अ न्यू रीडिफाइंड एंड रीइमेजिन्ड पाकिस्तान, और इंशाल्लाह हम जरूर इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हम सबकी यही ख्वाहिश है, यही दुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। अब हमारे नुमाइंदा एजाज सैयद भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कल के दिन की जो एक्टिविटीज थी हम उस हवाले से अपडेट्स जो हैं वो लेना चाहते हैं। एजाज, क्या हाल है आपका? अच्छा एजाज, अब जरा बताएं, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट, इनके वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना, और कुछ एक्चुअली वी आर गोइंग टू शो यू सम विजुअल्स एज़ वेल। इतवार का दिन बड़ा अहम भी था, बहुत एक्टिविटी इस्लामाबाद में होती रही, और काफ़ी कुछ अचीव कर लिया गया मुख्तसर वक्त में इन मुलाकातों में, और उसके बाद ज़ाहिर है ये इंडिया भी दिया गया, ये ऐलान भी किया गया हमारे वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कि अब पाकिस्तान लिटरली तैयार है और इस्लामाबाद जो मुज़ाकरात हैं वो होस्ट कर सकता है, वो होल्ड कर सकता है। एक स्टेज को सेट होना होता है। सो दिस इज़ अ प्रिलिमिनरी मीटिंग जो अभी हुई है, और उसके बाकायदा टॉक्स हो ईरान और अमेरिका के दरमियान, जिसको पाकिस्तान होस्ट करे, फैसिलिटेट करे, मीडिएट करे, वो भी वी कैन सी दैट इन द कमिंग फ्यू डेज और अ वीक। और ये मामला यहाँ से काफ़ी बिगड़ सकता था। वी ऑल्सो नीड टू एक्नॉलेज द फैक्ट कि चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, दे डिड नॉट गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इनटू दिस वॉर, और इसमें भी पाकिस्तान का किरदार, इसमें पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम है कि पाकिस्तान अपने इन बरादर इस्लामी मुल्कों को बताता रहा, समझाता रहा, पैगाम रसानी करता रहा कि अगर हम लोग सब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इससे फ़ायदा सिर्फ इजराइल का होगा, इससे फ़ायदा सिर्फ दुश्मन का होगा, इसलिए वी ऑल नीड टू शो रिस्ट्रेंट। एक होती है ना, द सैनिटी नीड्स टू प्रिवेल, देयर हैज़ टू बी अ सेन वॉइस इन द मिडल ऑफ ऑल दिस केओस, और पाकिस्तान का डेफिनेटली वो रोल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म, दे हैव बीन इन कॉन्स्टेंट टच
विद द अरब नेशंस एज वेल, जो कि ऑब्वियसली खुद भी टारगेट हो रही थी, लेकिन उन्होंने भी बड़ा रिस्ट्रेंट दिखाया कि आगे से उन्होंने जवाबी फायर या फिर कुछ और ऐसा नहीं किया कि थिंग्स कुड एस्केलेट इवन फर्दर। इसमें पाकिस्तान का बहुत रोल है, और ख़ास तौर पे अब इन वज़राए ख़ारजा का आना और फिर एक जॉइंट एलामिया देना। ओके, और नगमाना साहब अभी हमें बता रही थी, एजाज हमें ज्वाइन कर चुके कि मई 2025 के बाद जो न्यू डिफाइंड रोल ऑफ पाकिस्तान एज अ नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर इन द रीजन है, वो आया है उभर कर। अब दुनिया उसकी मुतरफ हो चुकी है। एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, इट हैड बीन अ वेरी बिजी डे येस्टरडे इन इस्लामाबाद। बताइएगा क्या कुछ होता रहा मुख्तसरन, और आगे क्या कुछ हम एक्सपेक्ट करें? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। कल का दिन अगर कहें ये तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की तारीख का डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में एक बड़ी अहम दिन था। इसलिए बड़ा अहम दिन था कि 3 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा यहाँ पर मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी से ज़्यादा अहम बात ये थी कि एजेंडा क्या था। एजेंडा था ईरान के खिलाफ जो जंग हो रही है उसकी रोकथाम के लिए रिकमेंडेशंस फाइल करना, और फ्यूचर जो कोर्स है उसके बारे में भी आपस में बातचीत करना। आपको पता है कि ये जो पीस प्रोसेस है इसको लीड अमली तौर पे पाकिस्तान कर रहा है। जो आप देख लीजिए रिकॉर्ड के ऊपर है, ईरानी गवर्नमेंट जो स्टेटमेंट्स जारी कर रही है। जो ईरान है वो इस वक्त दुनिया में सिर्फ एक मुल्क के साथ तवातर के साथ रब्ता कर रहा है, वो पाकिस्तान है। ये जितने भी हमारे आए थे वज़राए ख़ारजा, आप रिकॉर्ड पे देख लीजिए, उनके साथ उतना रब्ता नहीं है जितने तवातर के साथ वो पाकिस्तान के साथ रब्ता कर रहे हैं। अब अमेरिका ने भी इस बात का इंदिया दे दिया है कि वो ये जंग ख़त्म करना चाहता है। जो डेलिकेट इशू है इसमें गल्फ का है कि सऊदी अरब, यूएई और ये जो खलीजी ममालिक हैं कि वो अटैक हो रहे हैं, वो अंडर अटैक आ रहे हैं। ईरान कहता है कि वहाँ पर अमरीकी बेसेस हैं, वहाँ पर अमरीकी अड्डे हैं, इसलिए वो उनको अटैक करता है, उनके अड्डों के ऊपर अटैक करता है। जबकि पाकिस्तान खलीजी ममालिक के साथ एक किरदार अदा कर रहा है कि आप ये जंग शुरू ना करें, क्योंकि ये जंग ईरान और इसराइल और अमेरिका जंग से निकलकर खलीजी ममालिक ईरान के खिलाफ जंग बन जाएगी। तो उसके ऊपर कल बड़ी तफसील से मुशावरत हुई है, और जो आखिरी लाइन थी जो वजीरे खारजा है हमारे डेप्टी प्राइम मिनिस्टर है इसहाक डार, उनकी वो बड़ी अहम थी कि जो कॉन्फिडेंस है यूएस को, और उन्हें भी ऑनर होगा कि पाकिस्तान में यूएस और ईरान मुज़ाकरात हों। तो ये जो मुज़ाकरात होने यूएस और ईरान, उसके हवाले से आप ये कह लें कि बातचीत भी थी, प्रिपरेटरी एक मीटिंग भी थी, और जो ज्वाइंट ग्राउंड तैयार की जा रही है अमेरिका और ईरान के हवाले से, उस हवाले से भी इन ममालिक को एतमाद में लिया गया। अच्छा, तो वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर? ये एक प्रिलिमिनरी अगर आप इसको मीटिंग कह दें, और बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें बातें हुई, और इन प्रिंसिपल एवरीबडी अग्रीड ऑन द फैक्ट दैट दिस नीड्स टू स्टॉप। वेयर डू यू सी इट गोइंग फॉरवर्ड? जो प्राइमरी ईरान और अमेरिका की जो टॉक्स होनी चाहिए, जिनमें ऑब्वियसली एक दूसरे से डिमांड्स भी हैं, नुकात भी कोई दिए गए हैं, पिछले हफ्ते से हम ये बात कर रहे थे, When do you foresee that happening? क्योंकि ट्रंप का ये कहना कि 6 अप्रैल तक तो हम इनकी एनर्जी तंसीबात पे अटैक नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी खैर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना, फिर अपना हुर्मुज से पाकिस्तानी बड़े जहाज निकलना, दिस इज ऑल लीडिंग अप टू समथिंग। आप फोरसी कर रहे हैं कि वो टॉक्स शायद इसी हफ्ते हो जाएं, और अगर हो जाएं तो उसके लिए कौन कौन पाकिस्तान आ सकता है? देखिए हुमा, अगले जो 10 दिन हैं वो बहुत अहम है, इसलिए कि अगले 10 दिन के अंदर ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये जो जंग है ये ख़त्म हो रही है या ये आगे फर्दर एस्केलेट करेगी। जो अभी पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान रोल ये प्ले कर रहा है कि अमेरिका की तरफ से और खलीजी ममालिक की तरफ से जो कंसर्न्स हैं वो ईरान को कन्वे कर रहा है, और बड़ी अहम एक पहलू है जिसका
लोगों ने इतना जायजा नहीं लिया। अब देखिए कि ये मीटिंग तय थी तुर्की में और ये मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, क्योंकि पाकिस्तान के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ये ट्रैवल नहीं कर सकते थे वहां पर। और क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि पाकिस्तान के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, वो कॉन्स्टेंटली इन टच हैं जो ईरानी क़यादत है उनके साथ। बाकी लोग भी इन टच हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो राब्ता है वो पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा का है और उनमें टॉप लेवल के ऊपर जो क़यादत से असल राब्ता है वो राब्ता है नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का। और आपको पता है कि इस वक्त एक भरपूर बमबारी हो रही है तेहरान में भी, और वहां पर तेहरान में हमारे जो सफीर है मुदस्सर टीपू वो वहां पर मौजूद है। 20 के करीब हमला उनका वहां पर उनके साथ है। तो ये अपनी जान को रिस्क में डालकर वहां पर मौजूद होना, तो आप अंदाजा कर लें कि ये किस तरह का हो रहा है काम। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है कि ये रिकमेंडेशन ईरान को दे रहा है, ईरान वापस पाकिस्तान को दे रहा है। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो ये है जो हमें पता चली है कि देखिए ये जंग एंड करने के मीन्स के ऊपर बात हो रही है कि ये जंग एंड कैसे की जाए। अमेरिका चाहता है कि जंग इस तरीके से एंड हो कि वो विक्टोरियस, वो विक्ट्री का ऐलान करे और वो विक्टोरियस अपने आप को कहलाए। ईरान कहता है कि देखें डैमेज तो हमने किया है, शराइत हमारी होंगी। तो ये असल में इशू चल रहा है कि, और फिर इस सारे मामले से जुड़ा हुआ है आपने हुर्मुज़ का जो खुलना है और उसका फ्यूचर तरीकाकार क्या होगा वो भी जुड़ी हुई है बात। और इस आपने हुर्मुज़ की अगर आप बात करते हैं या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बात करते हैं तो उसमें सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन, ये सारे ममालिक जुड़े हुए। तो ये खाली दो मुल्कों के दरमियान बात नहीं है, अमेरिका के साथ खाली बात नहीं है। अमेरिका पीछे इजराइल को भी कॉन्फिडेंस में लेता है। पाकिस्तान ईरान के साथ बात करता है तो पाकिस्तान जो ये गल्फ मालिक है उनसे भी बात करता है। इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस और अगले 10 दिन आप बता रहे हैं कि बड़े अहम हैं। सो अभी हमारे पास वक्त की किल्लत है, हम आपसे कल दोबारा राब्ता करते हैं और कल आपसे दोबारा अपडेटेड इंफॉर्मेशन लेते हैं अबाउट एस्पिरेशंस ऑफ इजराइल फॉर द ग्रेटर इजराइल। वो इतनी गेन्स कर चुके हैं कि वो क्या पीछे हटेंगे कि नहीं? सो दैट इज आल्सो अ क्वेश्चन। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ओके वेलकम बैक जी। अच्छा भाई बड़ी बारिशें हो रही हैं, ओए होए क्या बारिशें हो रही हैं। हाउएवर वीकेंड पे याद है ना हमने कहा था थंडर स्टॉर्म और पता नहीं क्या क्या कराची में भी होना हुआ। हवा बहुत तेज चली, इतनी हवा। ठीक है बट वेयर वाज द थंडर स्टॉर्म एंड द बारिश? व्हाई वर वी लाइड टू? एनीवे इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कल बारिश हुई है। अभी भी वैसे सुबह हो रही थी और मुल्क के पहाड़ी इलाकों यानी कश्मीर, अस्तोर, चिलास वगैरह में भी वक्फे से कल बारिश होती रही और लाहौर में भी 6 घंटे बारिश हुई, 6 घंटे चलती रही। और बादामी बाग में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी भी हुए। बन्नू में बारिश के बायस मकान की छत जो है वो गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हुए और 2 जख्मी हो गए। हमारे यहाँ जब बारिशें होती हैं तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं। कल कराची में तेज़ हवाएं चली। मुमकिन तौर पर कराची समेत सिंध भर में आइंदा 2-3 रोज़ जो हैं वो भी बादल जो हैं वो छाए रहेंगे। वज़ीरिस्तान और बन्नू में भी बादल बरसने से नदी नालों में कल तूग़यानी देखी गई है। कश्मीर समेत मुल्क के पहाड़ी इलाकों में मुमकिन बारिशों से फ्लडिंग के खदशात बदस्तूर मौजूद हैं। तैयब शाह, डॉक्टर तैयब शाह नुमाइंदा हैं NDMA के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, इस सीज़न में भी कि इन बारिशों के लिए तैयार थे? क्या ये नॉर्मल है, मामूल से ज़रा ज़्यादा हैं कि तूग़यानी भी आ रही है नदी नालों में? मतलब हमारे यहाँ ये रूटीन है मार्च या अप्रैल में इस तरह की बारिशें होना? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो मार्च मिड ऑफ मार्च 21 ऑफ मार्च इज नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं कि ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स है और स्प्रिंग इक्विनॉक्स इज दैट पीरियड ऑफ टाइम जब जो अर्थ पे मैक्सिमम रेडिएशन फ्रॉम द सन आती है और ये वो टाइम है जब पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मिडल ईस्ट, लिवांत का रीजन, सदर्न तुर्की, एनातोलिया एंड अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन रीजन, ईरान, पर्शियन गल्फ की जो रीजन्स हैं, यहाँ पे इट्स अ रेगुलर वेदर पैटर्न के मार्च एंड एंड अप्रैल में सेंट्रल एशियन रीजन एंड वेस्ट एशिया में ईयर की सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं। वी वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड और हम ये इसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे थे
इन सिस्टम्स की जो मगरबी हवाओं का है। अगर आप देखें हालिया बारिशों की वजह से पूरा इंटायर मिडल ईस्ट, जिसमें दुबई का रस अल खैमा, अल फुजैरा और अबू ज़हबी, जबकि ओमान में भी मस्कत, सलाला, हद्रामूत ऑफ यमन और इसके अलावा नॉर्थ रीजन में हमने देखी बारिश, सीरिया के अंदर, जॉर्डन में, इराक में काफी बारिश, सऊदी अरब के रियाद से लेकर सदर्न रीजन ऑफ सऊदी अरेबिया में, अफगानिस्तान की रीजन बारखान, अफगानिस्तान की जो बदख्शां एंड कुनर रीजन, ये तमाम वो रीजन्स हैं जहां पे लास्ट 7 to 8 डेज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या मगरबी हवाओं की वजह से काफी बारिश हो रही है। ये सिस्टम ऑलरेडी इसकी ट्रेजेक्टरी थी कि ये पाकिस्तान की तरफ आएगा, और हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देयर आर कपल ऑफ मोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी मगरबी हवाओं का सिलसिला, जो कि अप्रैल के पहले 10 डेज से लेकर 15 अप्रैल तक कंटिन्यू रहेगा। जो करंट सिस्टम है ये वही रेमिनेंट सिस्टम है जो कि पहले अपनी इंटेंसिटी मैनिफेस्ट कर चुका है ईरान में और पर्शियन गल्फ में एंड आल्सो इन द मिडल ईस्ट। इस सिस्टम की जो ट्रैक था ये ऑलरेडी प्रेडिक्टेड था, इसके लिए कंप्लीट एनालिसिस थी ऑलरेडी। आपने स्प्रिंग इक्विनॉक्स का बता दिया एंड देन एक्सपेक्टेड होता है इन महीनों में, इन मौसमों में, बट द सिवियरिटी ऑफ इट मतलब वो भी फोरकास्ट में थी, बिकॉज अगर सिर्फ हम दुबई का ही एग्जांपल ले लें, दुबई डूब चुका है इस वक्त और हम विजुअल्स भी साथ साथ कुछ दिखा रहे थे। जी मैं हिस्टोरिकल रेफरेंसेस दे सकता हूं इसके लिए। दुबई 2024 15 और 16 अप्रैल में, जो कि 2024 के 15 और 16 वर्स्ट ऑफ अप्रैल में ऐसे ही दुबई में बारिश हुई थी। जी। सेकेंडली, अगर हम वेदर मॉडल्स को देखें, क्लाइमेटिकल वेरिएबिलिटीज को, तो पैसिफिक ओशन में एक ऐसा सर्कुलेशन पैटर्न डेवलप होता है जो कि इंडिकेशन होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी बहीरा रोम, पर्शियन गल्फ या रेड सी से आने वाला मॉइस्चर अरेबियन सी से मिलकर कितना इंटेंसिटी की बारिशें ला सकता है। ये साल चूंकि सुपर एल नीनो का साल है, यानी जून एंड जुलाई में सुपर एल नीनो डेवलप होगा। सुपर एल नीनो का मतलब ये है कि दुनिया का टेम्परेचर जो है, ग्लोबल टेम्परेचर, वो ज्यादा होगा इस साल। और 2024 में जैसे कि पीक हीट वेव और पीक हिस्टोरिकल टेम्परेचर की एनॉमलीज देखी गई, 2026 भी सुपर एल नीनो है। इसका रिजेम्बलेंस 2024 की तरह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी मगरबी हवाओं का सिलसिला, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में भी और गवादर में, अगर आपको याद हो अप्रैल के महीने में 2024 में ऐसा सिलसिला हुआ। 2015 और 2016 में भी सुपर एल नीनो एक फिनोमिना डेवलप हुआ था, जिसमें भी ईरान में एक मैसिव रेंज हुई, पर्शियन गल्फ, सीरिया, लेवांट, जबकि सेंट्रल एशियन रीजन में। तो हमारे पास सारा हिस्टोरिकल डेटा कंपाइल हुआ है जिसमें हम हिस्टोरिकल रिलेशंस भी देखते हैं। और ये अच्छा, हमें कोई डर तो नहीं है, हमारी ज़ाहिर फसलें भी हैं, आगे गंदम भी पकने के लिए तैयार होती है। आर वी इन अ गुड सिचुएशन राइट नाउ, या हम किसी चीज़ के लिए तैयार रहें? जी, नेक्स्ट चूंकि 10 से 12 दिन रिपीटेड पल्सेस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आएंगे, और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ना सिर्फ सेंट्रल एशियन रीजन या पाकिस्तान का जो रीजन है, पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और शुमाली पंजाब और नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब, आजाद कश्मीर और कुछ पट्टी जो साहिली पट्टी है सिंध की, इनमें आने वाले 10 से 15 दिन बारिशें मतलब इसके रिपीटेड स्पेल्स रहेंगे। और ना सिर्फ पाकिस्तान का रीजन, सेंट्रल एशियन, वेस्ट एशिया और तुर्किया रीजन और इवन इटली, जो भी बहीरा रोम के साथ मेडिटेरेनियन सी के सराउंडिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पे अभी आने वाले 10 से 15 दिन बारिशों की इसी तरह आमद रहेगी। हम ऑलरेडी अलर्ट दे चुके हैं। और कराची में था एक्सपेक्टेड रेन का कुछ स्पेल, मॉडरेट टू लाइट, लेकिन हुआ नहीं इस वीकेंड पे। एक्चुअली चूंकि जो ब्रॉडर वेदर मॉडल्स होते हैं, इनके अंदर डायनामिक सिचुएशंस में कुछ फ्लक्चुएशन चेंज आती है, तो लेकिन मॉडल्स वर प्रेडिक्टिंग कि कराची रीजन में भी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, एंड वी आर स्टिल प्रेडिक्टिंग कि 1 अप्रैल के बाद 2 और 3 को जो साहिली पट्टी और ऑल्सो जो किरकर रेंज के साथ जो मलहक डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जाम, शोरो, दादू और ये वाले, इनमें भी बारिशों की एक्सपेक्टेशन आगे भी मॉडल्स डिपिक्ट कर रहे हैं। जो सबसे क्रिटिकल एरिया पाकिस्तान का जो वेदर मॉडल्स बता रहे हैं और फ्लड मॉडल्स बता रहे हैं, वो नॉर्थ रीजन ऑफ बलूचिस्तान है, जिसमें कोयटा, पशीन, किला सैफुल्ला एंड जो नॉर्दर्न स्ट्रिप्स ऑफ द बलूचिस्तान एंड आल्सो सदर्न टिप जो रीजन है खैबर पख्तूनख्वा का, साउथ वजीरिस्तान, डीआई खान, टांग,
साथ साथ पाकिस्तान की चूंकि नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में बारिशों का इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू पाकिस्तान बट आल्सो टू अफगानिस्तान, तो रिवर काबल के जो अदर ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें पंजशेर रिवर है, पेच रिवर है और कुनर रिवर है जो कि मीट करता है काबल से, एंड ऑल्सो जो पंजगोरा रिवर है या स्वात रिवर है और डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर काबल, हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो रिवर काबल की भी फ्लोज में इंक्रीज होने के चांसेस मौजूद हैं। जबकि जो नॉर्थ रीजन है, जो शुमाली इलाका जात हैं, यहाँ पर भी बारिशों की वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग की चांसेस ज्यादा हो चुके हैं। सेकेंडली, नॉर्थ रीजन में कैस्केडेड इंपैक्ट्स देखने को मिलेंगे जिसमें लैंडस्लाइड्स का काफी, क्योंकि नॉर्थ रीजन में हल्की बारिश भी तेज फ्लो की तरफ से नीचे उतरती है जिसकी वजह से डेब्रीज, रॉकफॉल, मड फ्लो और लैंडस्लाइड्स होती हैं। लेकिन सबसे जो डेंजर साइन वी आर एक्सपेक्टिंग वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग की कुछ 7 to 8 साइट्स हैं जो कि हम एडवाइजरीज इशू कर चुके हैं, जो लिमिटेड है गिलगित बल्तिस्तान के रिजर्व रीजन और नॉर्थ चित्राल रीजन में। अच्छा डॉक्टर तैयब, इस वक्त हम साथ साथ इस्लामाबाद के भी कुछ शॉट्स दिखा रहे हैं जो इस वक्त ये हैं। आप खुद भी हमें इस्लामाबाद से आपने ज्वाइन किया हुआ है, जो बारिश इस वक्त हो रही है इस्लामाबाद में, हाउ डू यू टर्म इट? जी ठीक है, इस्लामाबाद में फ्रॉम लास्ट 12 to 14 आवर्स इट इज अ कंटिन्यूअस स्पेल ऑफ रेन। इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू इस्लामाबाद, ये कंप्लीट स्पेल पेशावर से लेते हुए टिल सरगोदा डिवीजन एंड इंटायर जो पुटवार रीजन और सॉल्ट रेंज में इस वक्त आने वाले 4 से 5 घंटों में कंटिन्यूअस स्पेल रहेगा। कन्वेक्टिव अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी यानी वो एनर्जी जिसकी वजह से लोकल मॉइस्चर जो है ज्यादा बनता है और जिससे थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म बनता है। तो हम वो इंडिकेटर्स भी देख रहे हैं कि लोकल कन्वेक्शन की वजह से क्लाउड्स की वो फॉर्मेशन हो जो कि क्लोमोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं, जो कि एक टॉवरिंग क्लोमोनिम्बस जो कि हेल पैलेट्स बना के गिरते हैं। तो रीजन जो मानसेरा से रहते हुए पोटोवार और सॉल्ट रेंज का ये रीजन, इस वक्त लाइटनिंग स्ट्राइक्स की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है, थंडरस्टॉर्म्स की भी और हेल प्रोबेबिलिटी भी है। अगर आप कंपेयर करें तो अप्रैल 15-16 में वी एक्सपीरियंस हेल्स इन पाकिस्तान के इस्लामाबाद और रीजन में। इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग कि हेल स्टॉर्म होगा लेकिन उसका पैलेट साइज वुड बी स्मॉलर क्योंकि लोकल लैंड सरफेस टेंपरेचर इस वक्त कम है। लेकिन वेल होपफुली ऐसा ही हो, बिकॉज़ हमने वो गोल्फ बॉल साइज के ओले ना पड़े, हमें याद है बहुत होती है, फिर हो जाती है। डॉक्टर तैयब शाह, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, एक्सपर्ट एनडीएम में ज्वाइन कर रहे थे। दिस गोइंग टू गो ऑन फॉर अ व्हाइल, ब्रेक ले रहे हैं अभी। गुड मॉर्निंग। जी, FIA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुचवाला के नवाही शहर नौशेरा फिरका में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अहम कारिंदे कासिद उर्फ काशी गुराया को गिरफ्तार किया है। FIA के मुताबिक मुलजमान काशी वगैरह जो हैं ये गुज़श्ता साल जनवरी से मौरितानिया से स्पेन जाते हुए पेश आने वाले कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम है और इस हादसे में 44 पाकिस्तानी समुद्र में डूब गए थे। बहुत बड़ी कामयाबी से गर्दाना जा रहा है। अच्छा, उनमें से जी 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी थे। FIA के डायरेक्टर का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम पर सैकड़ों अफराद को ज़मीनी रास्ते से बैरून मुल्क स्मगल करने का इल्ज़ाम है और मुलजिम का नाम वजारत दाखिला की रेड लिस्ट में शामिल था। मुलजिम काशी गुराया मौरितानिया से ऑपरेट करने वाले आलमी नेटवर्क का अहम हिस्सा भी समझा जाता है उनको। और FIA के मुताबिक मराकशी कश्ती हादसे के बाद इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन किया गया था, जिसकी अपडेट्स हम आपको देते भी रहते थे और जिसके बाद इंसानी स्मगलर्स की कमर तोड़ दी गई बकौल उनके। लेट्स फाइंड आउट मोर। राना अंसर है हमारे साथी, गुजरावाला से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अंसर, बताइएगा पकड़े जाने वाला है जो काशी है, इसका क्या बैकग्राउंड बताया गया है? FIA को बड़ी कामयाबी मिली है, कब से इसकी तलाश जारी थी, क्या ये छुपा बैठा था, कैसे गिरफ्तारी मुमकिन हो सकी इसकी? जी देखें, ये जो मुलजम अभी FIA गुजरावाला ने गिरफ्तार किया है इसका नाम है कासिद और काशी गुराया के नाम से ये मशहूर है। ये मराकश कश्ती हादसे का मरकजी मुलजम है और जो वजारत दाखिला की रेड बुक है उसमें इसका नाम शामिल था। FIA इसकी गिरफ्तारी को इसलिए बड़ी कामयाबी करार दे रही है क्योंकि लैंड रूट की जो स्मगलिंग है उसके मुख्तलिफ रूट हैं, जैसे लीबिया का रूट था, मौरितानिया का जो रूट है ये उस वक्त सामने आया था जब मराकश कश्ती
हादसा पेश आया और 40 से ज़ायद पाकिस्तानी उसमें जाँ बहक हुए। तो मोरितानिया से जो बैनुल अक़वामी गिरोह है इंसानी स्मगलिंग का, जो इस रूट से ऑपरेट कर रहा है, ये जो काशी गुराया है वो इसका मरकजी किरदार है। मराकश कश्ती हादसे में जो लोग जाँ बहक हुए थे उनमें से भी मुतअद्दिद अफराद ऐसे थे जो काशी गुराया के ज़रिए बराह रास्त पहुँचे थे। बाकी जो सब एजेंट थे वो भी इसी जो गिरोह है उसके साथ राब्तों में थे। तो ऐसे किरदार जब गिरफ्तार होते हैं उनसे जो पूरा नेटवर्क है वो बेनकाब होता है। उससे जुड़े जितने भी मकामी किरदार हैं या मोरितानिया या दूसरे ममालिक में बैठे हुए लोग हैं उनसे मुतल्लिक भी तफसीलात सामने आती हैं और इन गिरोहों को पकड़ना और इस नेटवर्क को तोड़ना जो है वो आसान हो जाता है। अच्छा चलिए, दैट्स वेरी गुड कि आसान हो जाता है। लेकिन राना सर ये भी बताएं तो क्या इस गिरफ्तारी के बाद ये भी समझा जाए कि मोरितानिया वाला जो नेटवर्क था वो अब टूट गया है, और मतलब हुकाम इसके बारे में क्या कहते हैं? अजी ना सिर्फ मोरितानिया वाला जो रूट है वो आप कह सकते हैं कि अब गैर फ़ाल हो चुका है, या जो ज़्यादातर किरदार हैं वो पकड़े जा चुके हैं। जैसे ये मरकज़ी किरदार हमने पहले बताया, बल्कि लीबिया वाला जो रूट है वो भी काफ़ी अरसे से अब ऑपरेट नहीं कर पा रहा, बल्कि ज़मीनी और समंदरी रास्ते से जितनी भी इंसानी स्मगलिंग होती है, ज़्यादातर इंसानी जानों का ज़िया भी इन्हीं वाक़यात में होता है। तो जनवरी 2025 में आखिरी बड़ा हादसा जिसको हम मराकश कश्ती हादसा के नाम से रिपोर्ट करते हैं वो पेश आया था। उसके बाद से छोटे मोटे हादसे तो हुए हैं समंदरी और ज़मीनी रास्तों पर, लेकिन पाकिस्तानियों की उसमें तादाद जो है वो ना होने के बराबर है। FIA का ये कहना है कि गुज़िश्ता 1 से 1.5 साल में FIA ने ज़मीनी रूट पर काम करने वाले जो मुल्ज़मान हैं और जो बैनुल अक़वामी गिरोह हैं उनके ख़िलाफ़ बड़े क्रैकडाउन किए हैं। अब उन मुल्ज़मान को जो गिरफ्तार हुए हैं पहले की तरह ज़मानतें भी नहीं मिलती, उनकी ज़मानतें जो हैं वो भी अदालतों में मुश्किल होती हैं, बल्कि उन लोगों को अब सज़ाएं भी दिलवाई जा रही हैं। तो ज़मीनी रास्ते से जो तमाम रूट हैं, जैसे लीबिया वाला रूट है, मोरितानिया वाला रूट है और जैसे पहले तुर्की वाला रूट इस्तेमाल होता था, उन तीनों रूट्स पर FIA हुकाम का ये बताना है कि अब काफ़ी अरसे से ना तो कोई बड़ा हादसा पेश आया है और ना ही इस तरह के वाक़यात या शिकायत रिपोर्ट हो रही हैं कि मोरितानिया, लीबिया या ऐसे किसी स्टेशन या ऐसे किसी रूट पर पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। अगर ये रूट अभी फ़ाल हों तो इस बारे में वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं ऐसे लोगों के ज़रिए जिनके लोग वहाँ फंस जाते हैं। तो इस तरह के अभी रिपोर्ट नहीं हो रहे, और जैसे मैंने पहले बताया कि जनवरी 2025 में बड़ा हादसा पेश आया था, उसके बाद से अब तक कोई बड़ा हादसा भी पेश नहीं आया। सो देयर इज़ अ क्लियर डिक्लाइन। आप कह रहे हैं कि जो FIA भी आपको बता रहा है, इसका मतलब है कि ये बड़ा क्रैकडाउन है, इसके असरात तो हैं। तो ये क्या क्रैकडाउन अभी भी जारी है जिसका फ़र्क अब नज़र आ रहा है इलाके पे? अजी गुजरांवाला रीजन से होने वाली इंसानी स्मगलिंग और यहाँ से ऑपरेट करने वाले जो इंसानी स्मगलिंग के गिरोह हैं उनके हवाले से अगर ओवरऑल बात की जाए तो FIA की गुज़िश्ता अरसे में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसके बाद से अब काफ़ी हद तक ज़मीनी रास्ते से हम कह सकते हैं ख़ास तौर पर काफ़ी बेहतरी नज़र आई है। अब जो यहाँ पर काम हो रहा है वो हो रहा है कि यहाँ से लोग हवाई रास्ते से, मतलब किसी छोटे मोटे मुल्क का जैसे अफ्रीका के मुल्क हैं या यूरोप के करीब रहने वाले दूसरे मुल्क हैं, उसका वीज़ा लेकर चले जाते हैं। पाकिस्तान से वो लीगल वीज़ा और डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए ट्रैवल करते हैं और वहाँ से फिर किसी ऐसे गैर कानूनी रूट का इंतखाब करते हैं। यही वजह है कि FIA ने अब एयरपोर्ट्स पर भी काफ़ी सख्ती की गई है। जितने भी लोग यहाँ से ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं उनकी पूरी हिस्ट्री देखी जाती है, उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। शुक्रिया राना सर। हमने प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया था कराची डिफेंस फेज 5 में एक बहुत बड़ा मेगा सुपरमार्केट है जो मुल्क के बड़े शहरों में भी उसकी ब्रांचेस हैं, वहाँ पे आग लगी हुई है। सो आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ ही वहाँ मौजूद हैं। स्टोर के अंदर कोई मौजूद नहीं था, विच इज़ गुड। फायर अलार्म सिस्टम की तफसीलात भी ली जा रही हैं बिकॉज वी हैव बीन टू द स्टोर मेनी टाइम्स और हमने वो रेड पाइप जो फायर के जा रहे होते हैं वो देखे हुए हैं। हाउएवर चूंकि वो बहुत बड़ा स्टोर अंडरग्राउंड भी अंडरग्राउंड मतलब बेसमेंट में था, नॉट रियली अंडरग्राउंड। बट काशिफ टेल अस क्या हो रहा है? सुबह 6 बजे के करीब वो आग की इत्तला मिली अब्दुल्ला हुमा, और उसके बाद से अब तक जो है वो मुख्तलिफ फायर टेंडर यहाँ काम कर रही हैं। चीफ फायर ऑफिसर से हमारी बात हुई, उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि 10 के करीब फायर टेंडर और
एक हिस्टोरिकल इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि इमारत के अंदर दाखिल हुआ जाए। आपसे कुछ देर कबल चीफ फायर ऑफिसर से जब हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो इमारत की छत है उसके ऊपर जो है वो रेस्क्यू की जो फायर फाइटर्स की टीम है वो दाखिल हो चुकी है हिस्टोरिकल की मदद से, और जो बेसमेंट है वहां तक जाने की कोशिश की जा रही है। आग इब्तदाई तौर पर बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर में लगी और जो एटीएम मशीन है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद फौरी तौर पर जो है वो आग की इत्तला मिली और चीफ फायर ऑफिसर और दीगर अमला जो है वो यहाँ पहुंचा है। इस वक्त यहाँ रश भी काफी ज्यादा है, जबकि मेरे अकब में आप देख रहे होंगे कि काफी बड़ी तादाद में फायर टेंडर्स, स्नॉर्कल्स और जो वाटर बाउजर हैं वो मौजूद हैं। इब्तदाई तौर पर यहाँ दो जो है वो फायर टेंडर्स मूव की गई थी, लेकिन अब चीफ फायर ऑफिसर की जानिब से बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा फायर टेंडर्स और एक स्नॉर्कल जो है वो यहाँ काम कर रही है और कोशिशें की जा रही है कि फौरी तौर पर बेसमेंट को जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर किया जाए। यहाँ धुएं की शिद्दत काफी ज्यादा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको सीधे हाथ की जानिब के अगर मनाजिर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि धुआं काफी ज्यादा होने की वजह से जो है वो आग बुझाने के अमल में मुश्किलात का सामना है। ना सिर्फ फायर ब्रिगेड के अमले से हमारी बात हुई है बल्कि पुलिस हुकाम से बात हुई है, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन कर लिया गया है। कोशिशें की जा रही है कि जो लोग बड़ी तादाद में पूरा एरिया कॉर्डन है। पीछे मुझे बच्चे नजर आ रहे हैं आपके, एज यू स्पीक छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं आपके। और दूसरा काशिफ, दोबारा अगर आपने एक दफा बता दिया तो बताएं कि क्या आग पे पूरे मॉल में लग गई है, पूरे बिल्डिंग में लगी हुई है? बिकॉज हमें धुआं तो नजर आ रहा है, उस धुएं से पता चल रहा है कि शदीद आग होगी, क्योंकि इसके ऊपर वाली मंजिलों पे पार्किंग प्लाजा भी है। दैट्स राइट, लेकिन हमें ऑब्वियसली आग नजर नहीं आ रही, बट क्या पूरी जगह को लपेट में ले लिया? बिल्कुल, जो बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ तक आग पहुंच चुकी है और फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि अभी तक सेकंड फ्लोर तक जो है वो आग नहीं पहुंची है। तमाम कोशिशें की जा रही है कि आग को यहीं तक महदूद कर दिया जाए और न सिर्फ इमारत की छत से जो अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही है बल्कि जो साइड से जो रास्ता है इमारत के वहां से भी जो है वो पानी के छिड़काव को यकीनी बनाया जा रहा है और वहां से भी जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो अंदर दाखिल होने के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि फौरी तौर पर जो है वो रेस्क्यू के ऑपरेशन को भी अगले मरहले में दाखिल किया जाए। बताया जा रहा है कि जब ये आग लगी तो 2 से 3 यहाँ गार्ड मौजूद थे, उन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू किया गया और उसके बाद से अब तक ये बताया जा रहा है पुलिस हुकाम की जानिब से कोई शख्स अंदर मौजूद नहीं है। मजीद तफसीलात भी इस हवाले से हासिल की जा रही है कि आया आग इनिशिएट। ठीक है, वी आल्सो सी सम बैरियर्स नाउ। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ, आप भी अपना ख्याल। और धुआं बहुत ज़्यादा है क्योंकि ज़ाहिर है इंसानी सेहत को मुतासर करता है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और आग पर काबू पाया जा रहा है, बट दिस इज़ ह्यूज। मतलब जितना सा किसी भी ग्रोसरी स्टोर में आप जितना दुनिया में सामान इमेजिन कर सकते हैं वो यहाँ होता है। So yes, they know this is like a huge building, बहुत बड़ा स्टोर है। So और ये बच्चे ऑल्दो हमें नज़र आ रहे थे, ये ज़रा ध्यान रखना चाहिए पुलिस वालों को कि ज़ाहिर है एक सूरत हाल कहाँ कुछ भी हो सकती है। यार लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए प्लीज़, कम ऑन। मतलब वो क्या, ये क्या टूरिज्म हो रही है, डिजास्टर टूरिज्म, तो लोगों को भी थोड़ा सा, खुद ही आपको पता है आग लगी हुई है, दूर हटो भाई, क्या देखने जा रहे हैं। और बच्चे हैं आपके तो आप ख्याल रखें, पुलिस क्यों रखें? हम क्या ध्यान रखेंगे, दुनिया हैरान थी, हम मिसाइल आ रहे थे नीचे वीडियो बना रहे थे। कल मिलते हैं।